खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। जनवरी की 9 तारीख सन 2025 जुमेरात का दिन है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। प्रोग्राम सलाम जेके में हमारी कोशिश रहती है कि आपको हर खबर से बाखबर किया जाए। न सिर्फ हालात वाक़ात जो जम्मू कश्मीर से मुंसलिक रहते हैं उन पर हमारी नज़र रहती है, मुल्क की सियासत से भी कुछ अहम बातें आपके साथ करते हैं और आलमी सियासत पर भी नज़र रहती है। इस प्रोग्राम में दूसरे और तीसरे पड़ाव पर अहम तरीन मरहले होते हैं। एक तो मसला डिप्रेशन और एंजाइटी के हवाले से जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आज ख़ुसूसन बच्चों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे क्योंकि बहुत सारे वालिदैन की तरफ से बड़े सवालात हैं, उनको आज खंगालने की कोशिश करेंगे। माहिर तिब हमारे साथ रहेंगे जिनसे हम बात करेंगे। आखिर पर आपसे वादा, आज के आखिरी 10 मिनट जो है वो आपके साथ हम बिताएंगे, आपकी फ़ोन कॉल्स को लेंगे, इस उम्मीद के साथ कि नई मनसूबाबंदी हो रही है, प्लानिंग हो रही है और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब बजट तैयार करने के हवाले से कोशिशों में मसरूफ़ हैं, उनका अमला दिख रहा है। और ये जो फीडबैक आप यहाँ से देंगे, चाहे वो ताजिर हज़रात हो, आम लोग हो, वो हमें उम्मीद है कि वज़ीर आला की गोशगुजार भी मामला चला जाएगा और जो बुनियादी मामला हैं उन्हें हल करने की भी कोशिश करेंगे। राब्ता टीवी पर तो है आपका और हमारा, लेकिन इस राब्ते को और मजबूत कर दिए। आप हमारे साथ हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर आइएगा, जहाँ पर खबर, तज्ज़िया और तबसरा हर पल आपको देखता है और यहाँ से आपका और हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। अगर आपके पास कोई वीडियो है, कोई खबर है, कोई तज्ज़िया है, कोई तबसरा है तो ज़रूर हम तक पहुँचाइएगा इस राब्ता साइटों के ज़रिए से या ईमेल पर। आपसे वादा कि आपकी हर खबर का जायज़ा लिया जाता है, फैक्ट चेक किया जाता है और उसके बाद ही कहीं ना कहीं उसको जगह भी ज़रूर दी जाती है। तो सिलसिला प्यार का ज़रा हमारे साथ ज़रूर बांटिएगा। फ़िलहाल स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे की कि माजी में आज क्या कुछ हो चुका है, अहम तरीन वाक़ात क्या कुछ है, बताएंगे आपको गौहर कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक उमर। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से आज 9 जनवरी है और 9 जनवरी को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद ही बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे और हिस्ट्री ऑफ द डे में आज क्या हुआ है वो हम आपको बताएंगे। साल 1915 में आज ही के दिन महात्मा गांधी जनूबी अफ्रीका से वापस आने के बाद मुंबई पहुंचे और आज ही के दिन 9 जनवरी साल 1927 में कनाडा में मॉन्ट्रियल के एक सिनेमा हॉल में आतिशज़दगी से 78 बच्चों की मौत हुई, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1962 में अमेरिका ने नेवाडा में न्यूक्लियाई तजुर्बा किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 9 जनवरी साल 1972 में भारत में सबसे ज़्यादा 433 फीचर फिल्मों की तैयारी का दुनिया में ऐलान किया गया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 9 जनवरी साल 1934 में बॉलीवुड के मशहूर गुलकार महेंद्र कपूर की पैदाइश हुई, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 9 जनवरी साल 1792 में तुर्की और रूस ने अमन मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1718 में फ्रांस ने स्पेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया, वो आज ही का दिन था। 9 जनवरी साल 1718। और आज ही के दिन साल 1991 में स्पा सहाबा के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली मौलाना कासमी का जंग में कत्ल किया गया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1973 में सोवियत यूनियन ने खलाई गाड़ी लूना 21 चांद के लिए रवाना हुई है, वो आज ही का दिन था और साल था 1973। और आज ही के दिन 9 जनवरी साल 2007 में एप्पल कंप्यूटर कंपनी ने आईफोन मुतारिफ कराया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1760 में व्रारी घाट की लड़ाई में अफगानियों ने मराठा को हराया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 9 जनवरी साल 2005 में महमूद अब्बास फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर मुंतखब हुए, वो आज ही का दिन था। तो नाज़रीन, ये थी 9 जनवरी के दिन क्या कुछ हुआ है मुल्की और आलमी सतह पर, यानी कि तारीख के दिन में हिस्ट्री ऑफ द डे में आज 9 जनवरी को क्या कुछ हुआ है हमने आपको बताया। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक। चलिए जनाब, खबर का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले ज़रा मौसम के मिजाज से आपको अपडेट करते हैं और आपको बताते हैं कि मौसम के मिजाज ने किस तरीके से करवट ली है। रात यकबस्ता है और ठंडी हवाओं के बीच आसमान पर सबकी नज़रें एक बार फिर है, क्योंकि बर्फ़ का होना लाजमी है और बर्फ़ और बारिश ना हो तो वादी कश्मीर एक और संगीन मुश्किल से दो चार हो रहा है और वो खुशहाली की वजह से उस पर ज़रूर हम बात आपके सामने रखेंगे। लेकिन ख़बर ये कि फ़िलहाल रियासती महकमे मौसमियात ने एक बार फिर येलो अलर्ट जारी कर दिया है
और ये येलो अलर्ट तब जारी कर दिया है जब रात का दर्जा हरारत -3 से 4 डिग्री के दरमियान मुतअद्दिद मकामात पर रिकॉर्ड किया गया। दिन में भी हल्की धूप ज़रूर होती है लेकिन यकबस्ता हवाएं हो रही हैं और बारिशें और बर्फ़बारी न होने की वजह से सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक साबित हो रही है। अगरचे साल के आगाज़ में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फ़बारी ज़रूर मैदानी और पहाड़ी इलाकों के अंदर हुई है, ताहम जो खुश्क साली है और जो डेफिसिट ऑफ वाटरफॉल है वो टेबल लगातार ये बता रहा है कि साल 2025 के इब्तिदाई हफ्ते में भी कोई सूरत हाल ज़्यादा तब्दील नहीं हुई है। साल 2025 में भी तकरीबन 60% के आसपास डेफिसिट है, कमी है बर्फबारी की, बारिशों की, जो रिकॉर्ड माजी में देखा गया है। नए साल की आमद पर अगरचे मुतअद्दिद मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई है, ताहम 1 जनवरी से 8 जनवरी का रिकॉर्ड खंगालने से पता लगता है कि डेफिसिट है, कमी है रेनफॉल के अंदर तकरीबन 60% के आसपास। और ये सिर्फ सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर के आसपास की कहानी नहीं है बल्कि सूबा जम्मू की सूरत हाल भी इस तरीके से ही बनी हुई है। नॉर्मल रेनफॉल जो जनवरी के पहले हफ्ते में, यानी नॉर्मल जो बारिशें हम जनवरी के पहले हफ्ते में देखते थे वो था तकरीबन 18.4 मिलीमीटर। उसके मुकाबले में जो जनवरी का पहला हफ्ता निकल चुका है 1 जनवरी से 8 जनवरी के दरमियान, तो कुल मिलाकर हमारे पास थे 7.6 मिलीमीटर बारिशें रिकॉर्ड की गई है। कहा 18.4 मिलीमीटर इंटायर सूबे के अंदर, वहीं पर 7.6 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड होना खुद ये बता रहा है कि रेन वाटर यानी बारिशों का पानी या बारिशें न होना कि ये पैदा कर रही है। कुल मिलाकर 9 स्टेशन है जी जहां पर ये चीज़ें मॉनिटर की जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। और विंटर कैपिटल जो है यूनियन टेरिटरी की, वहाँ की सूरत हाल जब आप देखते हैं तो जम्मू रिकॉर्ड हो गया सबसे ज़्यादा डेफिसिट ऑफ रेनफॉल में, यानी सबसे कम बारिश अगर कहीं हुई है अब तक वो जम्मू है। और उसके बाद यहाँ पर जो रेनफॉल की डेफिसिट है वो 60% से बढ़कर 99% तक चली गई, यानी जो एक्सपेक्टेड रेनफॉल है उसके मुकाबले में आपके पास सिर्फ 2 या 3% ही बारिशें पड़ी है। रेस्ट सूरत हाल इंतहाई अबतर बताई जा रही है। इसी तरीके से जो 4 सेंटर, जो इब्तिदाई खबर हमारे पास है, जो 4 सेंटर समर कैपिटल के हैं जिनमें श्रीनगर की जब आप बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी राहत आपको मिलेगी क्योंकि हल्की बारिशें भी हुई है, बर्फबारी भी हुई है, तो थोड़ी सी राहत यहाँ पर आपको नजर आएगी। इसी तरीके से बडगाम गांधरबल स्टेशन जो सेंट्रल कश्मीर का है वहाँ पर एक्सेस ऑफ रेनफॉल हुआ जी 1 से 8 तारीख के दरमियान, यहाँ पर थोड़ी सी राहत आपको दिखेगी। इस बीच मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से आज से एक बार फिर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया, 10 तारीख तक ये रहेगा और 11 तारीख को मतला बरालूद रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें होंगी, 12 इलाकों के अंदर एक बार फिर बर्फबारी होगी और 12 से 14 के दरमियान जो है वो मौसम खुश्क रहेगा, इस तरीके की इतलात आ रही है। और 15 से 16 के दरमियान एक बार फिर मौसम का मिजाज जो है वो बदल सकता है, हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का इम्कान है, मतला बरालूद रह सकता है। इस बीच आज रात कैसी गुजरी है थोड़ी देर में आपको जरूर अपडेट करेंगे, लेकिन सुबह सुबह श्रीनगर का मौसम क्या कुछ कह रहा है और यकबस्ता हवाओं के बीच क्या बैनुल-अक़वामी परवाज़ जो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, क्या वहाँ पर परवाज़ों की आवाजाही रूटीन के हिसाब है या धुंध और कोहरे की जो खबर हमें सुबह सुबह मिल रही थी कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर धुंध और कोहरा है, उसका असर सुबह एयर ट्रैफिक पर भी है। सईद इरफान फाजिल हमारे साथ है। सईद इरफान फाजिल, एक तरफ से सूरत हाल ये है कि डेफिसिट ऑफ रेनफॉल है, दूसरी तरफ से येलो अलर्ट है, उम्मीदें सबकी ऊपर वाले पर है कि बर्फबारी एक बार फिर होगी, बारिशों का नुज़ूल फिर आगे होना है ताकि ये सूरत हाल जो है वो बेहतर हो। लेकिन इस बीच कहीं पर गर्म हवाओं की भी खबरें हैं, यानी मौसम थोड़ा सा बेहतर होने की खबर है, कहीं पर यकबस्ता हवाएं चल रही हैं और कहीं पर यह उम्मीद भी लगाई जा रही है कि फिर से एक स्पेल बर्फबारी का होगा। कुल मिलाकर सूरत हाल क्या कुछ है वादी कश्मीर की इस वक्त? बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब और गौर कुचे साहब। जहां तक मौसम के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, आज 33 साला रिकॉर्ड जो है टोटल एंड टर्निंग है, क्योंकि देखा जाए तो इस तरीके का मौसम जो है चिल्लाई कलान में देखने को नहीं मिलता है, जहां पर बर्फबारी भी है, जहां पर तेज तर्द हवाएं और खासतौर पे सर्द हवाएं, इसके साथ साथ जी हाँ फ्रोजन एटमॉस्फेयर और उसके साथ साथ धूप। यानी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रस्ट मी, कल जिस तरीके से दिन भर वादी कश्मीर में धूप रही, लग नहीं रहा था कि जनवरी का माह है, लग रहा था कि शायद मार्च अप्रैल का मौसम है। इतनी ज्यादा हीट थी कि लोगों ने
थोड़ा से गर्म मलबूसात जो है, कपड़े जो है वो कम कर दिए थे और एंजॉय कर रहे थे। मगर उसके साथ साथ आप यकीन मानिए इसका इम्पैक्ट जो है डिफरेंट वर्जन को लेकर है। यानी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर मैं अपना कैमरा हाथ में लूं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त सिचुएशनली वादी कश्मीर में किस तरह का इम्पैक्ट जो है मौसम को लेकर बना हुआ है। थोड़ा सा यहाँ से आप देख लीजिए, फिर से मैं दिखाना चाहूंगा, ये फ्रोजन है। वाइड फ्रेम जरा दिखाएं प्लीज, ये देख लीजिए। दिस इज टोटली आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब ये आप देखिए पाउडर नहीं है, ये पूरा जम गया है। यानी मैं कहूंगा कि ये इतना जबरदस्त फ्रोजन लेयर है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कश्मीर में इस वक्त फिर से डल झील हो या साथ ही साथ या कई नदी नाले हो या इन बिटवीन पाइप्स हो या नलके वगैरह हो, वो सारे जैम हो गए हैं। यानी इतना जबरदस्त -4 टेम्परेचर इस वक्त है। दूसरे साइड से आप देख सकते हैं, ये देखिए इन द बैक देयर इज अ कंप्लीट काइंड ऑफ सनशाइन। आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह इतनी अच्छी धूप खिली हुई है, सूरज बाहर आया हुआ है। इसका इम्पैक्ट जो है टोटली डिफरेंट है, यानी ड्राइनेस है। और इस ड्राइनेस की वजह से अब कह सकते हैं कि ये चीज भी सही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी ड्राइनेस रहेगी तो बीमारियां फिर से बढ़ेगी। और साथ ही साथ जो आप बताया ये भी जा रहा है कि तकरीबन 10 तारीख तक मौसम ड्राई है, मगर उसके बाद 11th and 12th फीबल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट जो है वो फिर हिट करेगा। यानी पीर पंजाल की बात करूं मैं, लेह लद्दाख की पहाड़ियां हो, इनके साथ साथ हिमालयन रेंज हो, इसका इंतजार, यानी बर्फीला मौसम, बर्फ के साथ साथ बारिशों का इम्कान जो है फिर से बताए जा रहे हैं। मगर इस वक्त जो मैं कहूंगा कि ठठरती सर्दी, इतनी जबरदस्त सर्दी है गौर साहब, यकीन मानिए बाहर निकलते ही एकदम से आपका चेहरा, आपकी नाक फ्रीज हो जाती है। एक और चीज जानना चाहेंगे, एक तो जो महकमे मौसमियात की जानिब से येलो अलर्ट जारी किया गया है और उसके साथ साथ ही 10 तारीख तक यानी कि कल तक वादी कश्मीर के अंदर सर्दी का जो जोर है वो लगातार रहेगा। उसके बाद ही 11 से 12 के बाद ही जो बर्फबारी का एक और स्पेल जो महकमे मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है, उस हवाले से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। एब्सोल्युटली, मैं वही आपको कह रहा था। एक तो येलो अलर्ट है, दूसरे साइड से आपकी देखिए कि अभी से ही सुबह से धूप खिलनी शुरू हो गई है। मगर एडवाइजरी के साथ साथ अब आप देखिए कि एक और यानी इम्पैक्ट जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर है, मगरिबी हवाओं को लेकर है। 11-12 को कह रहे हैं कि उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हिट करेगा। हाँ, मॉडरेट टू लो स्नोफॉल अपर रीच पर हो सकता है, मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें हो सकती है, ये बताया जा रहा है। मगर जिस तरीके से इस वक्त ठंड है, ठंड काफी ज्यादा है। मैंने कहा ना आपसे कि बाहर निकलते इंसान अपनी नाक, चेहरा वगैरह जो है अगर उसको ढके नहीं तो एकदम से फ्रीज हो जाता है। -4 टेम्परेचर बाहर है और अभी भी घरों तक जो है पानी नहीं पहुंच पा रहा है। दूसरे साइड से मैं ये कहूंगा, बताने के लिए कि रात यकबस्ता है और यकबस्ता हवाओं के बीच नदी नालों के किनारे तो मुंजमद हुए ही है, पीने के पानी की किल्लत भी कहीं ना कहीं। और इस बीच जल जीवन मिशन और PHE डिपार्टमेंट की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि कंट्रोल रूमों का क़याम अमल में लाया गया है और पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कदम जो है वो उठाया जा रहा है। ये तो थी जनाब मौसम के मिजाज की बात। अगर आपने जम्मू कश्मीर आना है तो मौसम इसी तरीके का सूबा जम्मू के अंदर भी कई इलाकों के अंदर है और सूबा कश्मीर के अंदर, प्रॉपर जम्मू के अंदर थोड़ी बहुत आपको राहत मिलेगी एज कम्पेयर टू कश्मीर। लेकिन डिटेल अपडेट आपको एंड में भी दिखाएंगे। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा वायरस की करते हैं। उस वायरस की करते हैं जिसने दुनिया भर में आहिस्ता आहिस्ता करके दस्तक देना शुरू कर दिया है और ये बताया जा रहा है कि चीन के इलाकों से ये वायरस एक बार फिर आया है और दुनिया भर के अंदर फैल रहा है। अपनी बात अपनी जगह, लेकिन माहिरीन का मानना कि वायरस हमारे माशरे के अंदर पिछले कई सदियों से मौजूद है, ताहम वायरस का अभी तक भी कोई माकूल और मुनासिब इलाज नहीं है। एहतियात बरतने की जरूरत है। तो याद रखिएगा, HMPV वायरस ये नया वायरस है और सिम्टम्स और सिमिलरिटीज लाइक एज कोविड-19 है। जिस तरीके से कोविड-19 कंटीजिनियस था, फैलता सा एक से लेकर दूसरे तक, उसी तरीके की रफ्तार इस वायरस की भी है, जिसकी वजह से दुनिया भर के अंदर ये मर्ज जो है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है, HMPV वायरस। ताहम एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है और तमाम अस्पताल के अंदर, पूरे मुल्क के अस्पतालों के अंदर आइसोलेशन वार्ड्स के बनाने का अमल भी शुरू हो गया है। उसके साथ साथ जब आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो वजारत सेहत जम्मू कश्मीर भी इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि HMPV वायरस जिसकी आमद मुल्क के अंदर हो चुकी है, तकरीबन अभी तक 7 केसेस सामने आ चुके हैं पूरे मुल्क के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई भी केस सामने नहीं आया है,
ताहम तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है कि HMPV वायरस की दस्तक अगर जम्मू कश्मीर में होती है तो किस तरीके से इसको निपटना है। माहिरीन का मानना है न तो इंजेक्शन कोई है ना तो कोई टैबलेट है, सिर्फ एहतियाती तदाबीर अपनाने हैं। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि कल से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कहा जा रहा कि ये इंजेक्शन लगाइए, ये एंटी डोज लगाइए तो इससे ये फर्क पड़ेगा। माहिरीन तिब चाहे वो एम्स के है या दुनिया भर के, उनका मानना है कि अभी तक इस वायरस के बारे में कोई भी मुअस्सर इलाज नहीं मिला है, क्योंकि सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम और फिर एंटायर इम्यून सिस्टम आपका डाउन हो जाता है। लेकिन वक्त होने के साथ साथ ये ठीक भी होता है, यानी नवजायद बच्चों पर सबसे ज्यादा असर और बुजुर्ग जो मल्टीपल बीमारियों के अंदर है उनको भी इसका असर जो है वो हो सकता है। ये माहिरीन तिब की तरफ से साफ कर दिया गया है। ताहम ये बात काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी ये वायरस HMPV वायरस जो है वो नहीं देखने को मिला है। ताहम स्क्रीनिंग का अमल जो है वो बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। 7 केस पिछले 2 दिन के दौरान जो है वो पूरे मुल्क के अंदर रिकॉर्ड किए गए हैं और उसके बाद ही मरकजी वजारत सेहत, रियासती वजारत सेहत इतलात की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है कि इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है, आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, ऑक्सीजन सप्लाई की यकीनी ऑलरेडी हमारे अस्पतालों के अंदर है और किसी तरीके से कोई पैनिक या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तमाम तर तैयारियां रियासती इंतजामिया की तरफ से कर ली गई है और सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये तब हो रहा है, पहले कोविड ने दस्तक दी थी इसी तरीके से हल्के हल्के से, शायद बहुत सारे लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि पूरा दुनिया लॉकडाउन में चला जाएगा, ताले लग जाएंगे और कई महीने लगेंगे उस तालों को खोलने के लिए। और उसके बाद जो इकोनॉमिकल में परेशानियां आई, दूसरी तरीके की परेशानियां आई, वो सबके सामने है। इस बीच नया वायरस जो पिछले कई दिनों से लगातार सुर्खियों के अंदर है, 2 दिनों के अंदर मुल्क भर के अंदर 7 केसेस पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में कोई भी केस नहीं है। ताहम माहिरीन तिब का मानना है कि एहतियात बहुत ज्यादा बरतने की जरूरत है। बात जरा हम आपको बता रहे थे HMPV वायरस की, जो इस वक्त सर उठा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन माहिरीन इस पर नजर रखे हुए हैं। ये तो थी बात जनाब वायरस की, लेकिन जरा बात आपको बताते हैं इंतजामिया की कार्रवाई की। और ये कार्रवाई जम्मू सूबे के उस इलाके के अंदर की गई जहां पर खबर यह है कि एक बड़ा और वसी इलाका जो है वो नाजायज तौर पर कब्जे में ले लिया गया है और कब्जे से हटाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक हुई है और नोटिसें जारी कर दी गई है। यह बात काबिल जिक्र है, अब की बार नोटिस गैर कानूनी तौर पर जो तामीरात खड़ी की गई है इनको हटाने के लिए ही नहीं है, बल्कि इसमें यह भी कहा गया कि जो गैर कानूनी तौर पर आपने प्रॉपर्टियां बनाई है, इस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए आपके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या हो। यह पहली बार एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिला है कि डिमोलिशन ड्राइव के साथ साथ स्टेट लैंड को रिट्रीव करने के साथ साथ उस आदमी से जिसने मुकम्मल तौर पर कब्जा किया है स्टेट लैंड पर, उससे पूछा जा रहा है कि बताओ आपकी आमदनी कैसी है और आपने किस तरीके से यह बड़ा ढांचा जो है वो खड़ा कर दिया है। यह बड़ी और अहम खबर है कि जो इस वक्त सामने आ रही है कि जम्मू के मुतअद्दिद इलाकों से यह खबर आ रही है। ताम बड़ी खबर कि कठुआ के इलाके के अंदर यह कार्रवाई चल रही है। क्रैकडाउन लैंड ग्रैबर्स के ऊपर खड़े शुरू कर दिया गया है। 40 एकड़ से ज्यादा स्टेट प्राइम लैंड जो कठुआ के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर थी उसको रिट्रीव करने का अमल तेज कर दिया गया है। दर्जनों अफराद के खिलाफ नोटिसें जारी कर दी गई है और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कठुआ की आवाम से अपील की है कि वो इस तरीके की कार्रवाई की हौसला अफजाई करें और आइडेंटिफाई करें कि कौन लोग हैं जो इस तरीके से स्टेट लैंड घास चराई पर कब्जा करके इसको अपना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नोटिस से चस्पा होने के फौरन बाद कठुआ के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर तनाव भी है और तहसील मिरहाना के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर यह कार्रवाई कल कर दी गई है, जहां पर तकरीबन 46 एकड़ के करीब जमीन को आइडेंटिफाई भी कर दिया गया है। ऋषि शर्मा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ कठुआ से ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लैंड माफिया के खिलाफ नकेल कसने की बात सामने आ रही है। न सिर्फ इतना बल्कि खबर यह भी है कि नोटिसें जारी कर दी गई है और यह पहली बार मैं देख रहा हूं कि नोटिसें जब जारी कर दी गई तो 2 चीजें मांगी गई। एक ये कहा गया कि आपने जो ये ढांचा बनाया है जी इसको हटा दे, स्टेट को वापस दे दे स्टेट गवर्नमेंट को। साथ साथ दूसरी बात यह बताई गई है कि आप ये बताएं कि आपके पास ये रकम आई कहां से, ये पैसा आया कहां से कि आपने स्टेट लैंड पर इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनाई या गोडाउन्स बनाए या जो कुछ भी बनाया है इसका हिसाब किताब स्टेट गवर्नमेंट को दे। क्या कुछ डिटेल है, किन किन गांवों को टारगेट बनाया गया और अवाम की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है?
देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उनकी तरफ से एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कुछ ऐसे लोग हैं जो स्टेट लैंड के ऊपर जगह को एनक्रोच करके अपने अलग अलग ढांचे यहां पर बनाए हुए हैं, और अब जब ये बात प्रशासन तक पहुंचती है तो प्रशासन यहां पर फौरी तौर पर यहां पर विजिट करता है। खासतौर पर यहां के जो डीसी हैं रिकेश मिन्हास जी, वो यहां पर अपने तमाम अमले के साथ पहुंचते हैं, और उसके बाद 372 कनाल जो भूमि यहां पर देखी गई है, जो 40 एकड़ से भी ज्यादा भूमि है, तो यहां पर जो है वो लैंड रिट्रीव करने की जो एक मुहिम है वो शुरू कर दी गई है। और उसी के साथ जो इलीगल तरीके से यहां पर ढांचे बनाए गए हैं, तमाम इन ढांचों को लेकर भी एक चिट्ठा, एक रिपोर्ट जो वो तैयार की गई है कि कितने ढांचे जो यहाँ टोटल बनाए गए हैं। ये जो पूरा मामला सामने आया, ये हीरानगर के मढ़ीन तहसील का सामने आया, कठुआ जिला में। तो अब जब यहाँ पर ये कार्रवाई अमल में लाई गई है प्रशासन की तरफ से, तो यहाँ पर अब लैंड रिट्रीव करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो ढांचे बनाए गए हैं, वो ढांचे में जो पैसा यहाँ पर लगाया गया, जो रकम लगाई गई है, वो रकम, वो इतना पैसा इन तमाम लोगों के पास कहां से आया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मे भी हो सकता है कि कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज या कुछ इलीगल एक्टिविटीज में लोग मुलव्विस होंगे, जिसके चलते ये पैसा यहां पर जो वो लगाया गया और अपने बड़े बड़े ढांचे यहां पर जो वो खड़े कर दिए गए। तो एक चेतावनी जो है वो डीसी कठुआ की तरफ से जारी कर दी गई है। मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि आपको याद होगा कि जिला सांबा के भी बुलोल इलाके में इसी तरह से प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था। यहां से भी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आने वाली काफी एकड़ जमीन जो है वो यहां से रिट्रीव कराई गई थी, और यहां पर भी कुछ ऐसे अच्छा, लोग ये थे जो जो जिन यहाँ लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर दी गई, क्या ये सारे लोकल हैं या आउटसाइडर्स हैं? और इन जमीनों पर क्या कोई तामीरात खड़ा की गई है, कोई बिल्डिंग, कोई ऑफिस खड़ा किया गया है? देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसे ढांचे यहाँ पर बनाए गए हैं। मैं खासतौर पर आपको बता दूं कि इसमें कुछ ऐसे खाना बदोश लोग भी हैं जो यहाँ पर स्टेट लैंड के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे अपने ढांचे को टेम्परेरी से परमानेंट कर देते हैं। उसी सिलसिले में जब ये प्रशासन तक प्रशासनिक नोटिस में ये तमाम चीजें आती हैं, उसके बाद प्रशासन जो है ये पुरजोर तरीके से कार्रवाई शुरू कर देता है। तो अब रेवेन्यू विभाग के ऑफिशियल भी साथ में है, तो अब एक एक ढांचा जो यहाँ पर बनाया गया, वो तमाम एरिया जो वो चिन्हित किए गए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर इसका आप ये कह सकते हैं कि जितनी जमीन है, जमीन की मपाई की जा रही है, कितनी टोटल लैंड है, वो प्रशासन ने जिक्र कर दिया कि 372 कनाल, जो कि 40 एकड़ से ज्यादा ये जमीन बनती है। तो मुझे लग रहा है कि अब इनसे जो पूछताछ की जा रही है, ये पूछा जा रहा है कि आपके पास ये पैसा आया कहां से। जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसी गैर कानूनी तरीके से भी ये पैसा यहां पर लगाया गया है, तो उसी को लेकर अब जो इन्वेस्टिगेशन है ये प्रशासन ने बड़े एंड पर शुरू कर दी है। और यहां पर डीसी राकेश मिन्हास जो वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि एक तो आपने इलीगल तरीके से सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा किया, और ऊपर से जब आप ढांचा बना रहे हैं तो वहां पर पैसा आप कितना यहां से लगा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों में जो लोग खासतौर पर इलीगल एक्टिविटीज, जिसमें हीरोइन ड्रग्स की स्मगलिंग आप कह सकते हैं, या इसी के साथ साथ कुछ ऐसे गैर कानूनी काम हैं जिसको लेकर अब प्रशासन और पुलिस जो वो हरकत में आ चुकी है और अपनी इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देती नजर आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ऋषि खजूरिया ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ जो है वो ऑन टोज है। लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, नोटिस जारी कर दी गई है खाली कराने के लिए। न सिर्फ खाली कराने के लिए, बल्कि ये भी कहा गया कि आप बताएं कि ये पैसा आया कहां से, और क्या कोई हवाला मनी की ट्रांजैक्शंस तो नहीं है। बड़े पैमाने पर तहकीकात की गई है, और अब इतला ये है कि उधमपुर, कठुआ और जम्मू के अंदर भी इसी तरीके की कार्रवाइयां आज दिन में शुरू की जाएंगी। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहां पर ब्रेक के उस पर आएंगे। बात जब जम्मू की चलिए तो आपको बताएंगे आज सबकी नजरें असेंबली पर रहेगी। सेशन नहीं है, लेकिन सेशन से कम भी नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर 5 MLAs का खेल अभी भी बाकी है। क्यों ये पूरा नहीं हो रहा है? उमर दिल्ली में है तो चल क्या रहा है, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके में खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे। और बात जरा जम्मू की हो रही, तो जम्मू के अंदर आज सबकी नजरें जम्मू कश्मीर असेंबली पर रहेगी। अगरचे बजट इजलास शुरू होने में अभी थोड़ा सा वक्त है और मीटिंग का सिलसिला जारी है, लेकिन आज से 3 दिन तक असेंबली के अंदर बड़ी हलचल होनी है और नए मुंतखबा मेंबरान को ट्रेनिंग दी जाएगी। और इस ज़िमन में तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। आज से ओरिएंटेशन प्रोग्राम बराए एमएलए शुरू कर दिया गया है। जी नाज़रीन, बात हम जम्मू की करेंगे तो जम्मू के अंदर आज 3 रोज आज से बाज़ाब्ता तौर पर ओरिएंटेशन प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है। जम्मू के अंदर जहाँ पर जो कानून साज जो असेंबली मेंबरान है उन्हें तरबियत फराम की जाए और जो जिम्मेदारियाँ उन्हें निभानी होगी अगले 5 सालों के दौरान, उस हवाले से उन जिम्मेदारियों के हवाले से भी उन्हें आगाह किया जाएगा। और जो पॉलिसी बनानी होगी आइंदा 5 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे असेंबली या असेंबली के बाहर जो उन पर उन्हें काम करना होगा, उस हवाले से भी उनसे राय ली जाएगी और उनसे भी मशावरात की जाएगी ताकि वो मौसर तरीके से उन पर काम कर सके और आवाम के क्या कुछ हुकूक है उन जिन्हें वो हल करने होंगे, इस सिलसिले में भी उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत दी जाएगी। उनसे मुशावरात लेंगे और उसके साथ साथ ही पॉलिसी भी तैयार की जाएगी। उस पॉलिसी को कैसे मुअस्सर तरीके से उसको अपनाना होगा, निभाना होगा, इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर उस पर भी काम किया जाएगा। आपको बताते चले कि इसका जो सेशन होगा, 3 रोज़ा सेशन, वो आज से शुरू हो रहा है, जहां पर जो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला वो इसमें रहेंगे। उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुर्रहीम रैथर वो भी इसमें रहेंगे और साथ ही साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो नायब वज़ीर आला सुरिंदर सिंह चौधरी वो भी इसमें शामिल रहेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। और दीगर जो सीनियर अफसरान हैं वो भी इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। लेकिन आज इसके इफ्तिताह होगा, इसकी इफ्तिताही शुरुआत होगी आज से। और जो मेंबरान कानून साज असेंबली हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर तरबियत फराहम की जाएगी। जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, उस हवाले से उन्हें आगाह किया जाएगा। लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं उनके हवाले से और साथ ही इस प्रोग्राम के दौरान जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस हैं उस हवाले से उन्हें आगाह किया जाएगा। और जो बिज़नेस रूल्स के हवाले से कैसे करने होंगे हाउस के अंदर, क्योंकि असेंबली सेशन जो है वो आने वाले दिनों के दौरान यानी कि अगले माह वो शुरू हो सकता है, उस सिलसिले में उन्हें आगाह कर दिया जाएगा। चलिए जनाब, मेंबरान की ट्रेनिंग आज से शुरू हो रही है। वज़ीर आला समेत कई अहम शख्सियात यहाँ पर मौजूद रहेंगी और ख़बर ये भी है कि सीनियर पार्लियामेंटेरियन दिल्ली से तलब किए गए हैं जो ट्रेनिंग देंगे। और यहाँ पर सिर्फ एमएलएज को ट्रेनिंग, सवाल पूछने के लिए वक्फा सिफर के दौरान क्या कुछ करना है, कॉलिंग अटेंशन और क्या है यूटी का कानून, उस हवाले से नहीं जानकारी दी जाएगी, बल्कि अब ऑनलाइन भी विधानसभा हो सकती है, असेंबली हो सकती है। उस ज़िमन में जब वो होगी उससे पहले भी ये ट्रेनिंग जो है वो इंतहाई अहम मानी जा रही है। लेकिन चलते हैं जी आगे, बात जरा अब रफ्तार की करते हैं, उस रफ्तार की करते हैं जिससे एक इलाका दूसरे इलाके से मिल रहा है। और ये ख्वाब अब शर्मंदे ताबीर हो रहा है और पूरे मुल्क के साथ जम्मू कश्मीर रेल कनेक्टिविटी को पूरा किया गया है, क्योंकि कल रात देर तक ट्रायल रन्स मुकम्मल कर दी गई है। हतमी रिपोर्ट को खंगाला जा रहा है और उम्मीद लगाई जा रही है कि रवा महीने के आखिरी हफ्ते में बाज़ाब्ता तौर पर नई दिल्ली से ट्रेनों का छुक श्रीनगर के लिए रवाना किया जाएगा। सक्सेसफुल हो गया जी, यानी कामयाब तरीन हाई स्पीड ट्रेन रन हो गई है, ट्रेन ट्रायल हो गया है। श्रीनगर, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन सेक्शन जो है उस पर आखिरी मरहला ये जो ट्रायल रन का है वो लगभग 99% मुकम्मल हो गया है। सक्सेसफुल हाई स्पीड ट्रायल रन हो गया है। और जो हाई स्पीड यानी सबसे ज़्यादा स्पीड जो थी वो 110 किलोमीटर पर घंटे थी। और ट्रेन ने बानिहाल स्टेशन से कटरा तक, यानी कटरा से बानिहाल तक जब वो आई तो तकरीबन 1.5 घंटे के सफ़र के अंदर उन्होंने ये पूरा मरहला जो है वो तय किया। 1.5 घंटे के सफ़र के अंदर तय किया है। ट्रायल हाई स्पीड थी
और 180 डिग्री पर इसको चलाने की कोशिश की गई है। डाटा कलेक्ट किया गया है कल और परसों भी, और ये 2 दिन का जो डाटा है इसका इंस्पेक्शन होगा और ये इस वक्त एनालिसिस किया जा रहा है, रिपोर्ट को खंगाला जा रहा है कि जो चीज़ें सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए होनी चाहिए, जिस तरीके से ट्रैक की वाइब्रेशन होनी चाहिए, और दुनिया के बुलंद तरीन पुल पर, एफिल टावर से भी ऊंचे इस पुल पर जब ट्रेन चली तो सूरत हाल क्या थी, फ्रिक्शन पॉइंट्स क्या थे, वाइब्रेशन का साउंड किस तरीके से था, नीचे जमीन पर सूरत हाल किस तरीके से दिख रही थी, ये तमाम चीजें जो है वो मॉनिटर की जा रही है और टेक्निकल टीम जो है वो इस पूरे प्रोसेस को देख रहा है। और माना जा रहा है कि हतमी रिपोर्ट 2 या 3 दिन के अंदर अंदर मरकजी वजारत रेलवे को सौंपी जाएगी, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब खुसूसी वंदे भारत ट्रेन को, जिसको कल दिल्ली के अंदर दिखाया भी गया है कि किस तरीके से -0 टेम्परेचर या -3 से 4 वाले टेम्परेचर के अंदर भी ये ट्रेन चल सकती है, ट्रैक को साफ कर सकती है, उस ज़िमन में भी बात जो है वो कल रखी गई है रेलवे की तरफ से। लेकिन हतमी ऐलान कि रेल कब चलेगी वो आने वाले दिनों में होगा। अश्विनी वैष्णव, याद रखिएगा, मरकजी रेलवे वजीर है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर रियासी कटरा सेक्शन को दिसंबर के अंदर मुकम्मल करने की बात कही थी और बाज़ाब्ता तौर पर तस्वीरें भी शाया की थी और ये कहा था कि सन 1996 में जो ख्वाब देखा गया था उस ख्वाब को शर्मंदे ताबीर किया गया है। और वजीर आज़म की अनथक मेहनत, यानी राउंड द क्लॉक वो इस प्रोजेक्ट को देख रहे थे, पर्सनल मॉनिटर कर रहे थे, जिसके बाद ही सुर्रत काम में लाई गई और मरकजी वजारत खजाना ने भी दरवाजे खोल दिए, जिसके बाद ये प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो गया है। और बहुत जल्द हाई स्पीड ट्रेन, बुलेट, ये जो हमारी ट्रेन है यहाँ पर वो चलना शुरू करेगी। तकरीबन 5 से 8 ट्रेनों की टाइमिंग को पहले ही नोटिफाई कर दिया गया है। ताहम तस्वीरें आज सुबह की भी है जो आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर सुबह कल से लेकर आज सुबह तक ट्रायल रन चलाए गए। 110 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन मुख्तलिफ मरहलों के अंदर गुजरी है और इतलात के मुताबिक सिर्फ 1.5 घंटे का वक्त लगा जब कटरा से बानिहाल और बानिहाल से वापस कटरा, इस बुलंद तरीन पहाड़ियों को चीरती हुई ट्रेन जो है वो निकली। और इस तरीके से ट्रायल रन, जो टेक्निकल लोग इसको देख रहे हैं उनका मानना है कि 98 से 99% अभी तक ये ट्रायल रन जो है वो मुकम्मल हो गया है, पॉजिटिव है और किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं है। ताहम अभी भी डाटा एनालिसिस जो है वो किया जा रहा है। बात ट्रायल रन की, स्पीड ट्रेन की और उस ख्वाब की जो माजी में देखा गया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके वो पूरा हो रहा है। अब चलते हैं जी आगे, बात जरा एक और अहम मुद्दे की करते हैं और बात करते हैं स्कीइंग की, यानी बर्फ पर वो खेल जिसको दुनिया भर के शायकीन खेलना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ स्लोप्स पर इस खेल को खेला जा सकता है। ताहम हुकूमत की तवज्जो सिर्फ गुलमर्ग पर थी, पहलगाम को थोड़ी देर पहले डेवलप किया गया, लेकिन अब दीगर मकामात पर भी स्कीइंग कोर्सेज और स्कीइंग को करने का काम हाथ में लिया गया है। और ये खबर सामने आई है कि गुलमर्ग के बाद अब सोनमर्ग की बारी है और सोनमर्ग के अंदर स्टेट ऑफ आर्ट आइस स्केटिंग रिंग जो है वो बनाया गया है और इसे बहुत जल्द आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, मकामी खिलाड़ियों के इश्तराक से इस रिंग को तैयार किया गया है और माना जा रहा है कि जब टनल को थ्रू किया जाएगा उसके फौरन बाद सयाहों की आमद का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि ये पूरा स्ट्रेच जो है वो काफ़ी स्नो से भरा रहता है। काफ़ी अच्छे स्कीइंग स्पॉट्स हैं जिनको आइडेंटिफाई कर दिया गया है। सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और मकामी लोगों के इश्तराक से माना जा रहा है कि एक नई सुबह का आगाज सयाहती मकाम पर अब होने जा रहा है। हम अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, सलीम वानी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। सलीम, बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम सोनमर्ग की बात करते हैं, हर साल हम देख रहे हैं कि सोनमर्ग में हजारों की तादाद में सयाह आते हैं गर्मियों में, लेकिन अब जो मनसूबा हुकूमती इदारे बना रहे हैं कि सरमा यानी ठंड में जब ये सोचा भी नहीं जा रहा था, अब वहां पर सयाह जाएंगे। टनल भी खुलने वाला है, उस पर भी थोड़ी देर में हम आपके पास जरूर आएंगे जब दूसरी खबर में आएंगे। लेकिन फिलहाल ये जो रिंग बनाया गया है आइस स्केटिंग के लिए, कहां पर यह बनाया गया है, क्या है डिटेल्स और कितनी बड़ी कामयाबी है मानी जाए सयाहों को वहां पर खींचने के लिए? जी बिल्कुल गौर, अगर सोनमर्ग की बात करेंगे तो माजी में अगर सोनमर्ग को जो इग्नोर किया गया था, आपने देखा कि हर साल गुलिस्तान टीवी नेटवर्क पे यही खबर आती थी कि सोनमर्ग को इग्नोर किया गया, लेकिन पिछले 2 साल से मुसलसल
जो गवर्नमेंट की जो कोशिश रही, इसी का ये एक आज स्टार्टिंग है कि सोनमर्ग में आइस स्केटिंग इस बार स्टार्ट होने वाली है, जो 11 जनवरी को बराबर सोनमर्ग के जो बीच रहा है वहां पे बनाई गई है। सीईओ सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी भट्ट साहब, जो अभी मेरी उसके साथ बात भी हुई है कि 11 जनवरी को बाकायदा तौर पर इसकी इनाग्रेशन होगी। वहां पे पूरे जम्मू एंड कश्मीर के जो बेशतर इसमें पार्टिसिपेट है उसमें हिस्सा लेंगे, चाहे आप बाहर से भी, कंट्री से भी कोई आ सकता है। वहां पे पूरी तरह से इनको इन्विटेशन दी गई है। 11 जनवरी को ये वहां पे बाकायदा तौर पर इसकी वहां पे स्टार्ट होगी। उसके बाद ही यहाँ पे सोनमर्ग में अभी जो यहाँ पे टनल थी उसका भी बाकायदा तौर इब्तिदा होने वाला है। इसीलिए यहाँ पे जो सोनमर्ग के होटलर से, ट्रेडर से या बाहर से जो सयाह यहाँ पे घूमने के लिए आते थे, उनका यही कहना था कि सोनमर्ग में कुछ न कुछ यहाँ पे, जिस तरह गुलमर्ग में हो, पहलगाम में हो, बाकी जगहों पे जो टूरिस्ट रिजॉर्ट्स है, यहाँ पे भी होना चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता सोनमर्ग को भी यहाँ पे ये चीजें मिलने वाली है, क्योंकि जो सोनमर्ग कट ऑफ होता था 3-4 महीने के लिए, नवंबर से लेकर मार्च तक, लेकिन इस बार आप देखिए कि सोनमर्ग अभी भी खुला है। इनफैक्ट जोजिला खुला है, जो अंतक कोशों की वजह से ये काम जो है, तो इसीलिए जो सोनमर्ग में 11 जनवरी को आइस स्केटिंग का इनाग्रेशन होने वाला है और इसमें काफी सारे तादाद में जो इसके जो शौकीन है, इसके खिलाड़ी है, वो इसमें शिरकत करेंगे। सलीम, ये भी बताइएगा, ये जो आप बता रहे हैं कि परसों 11 तारीख को ये इनॉग्रेट होना, आज 9 तारीख है, कल 10 है और परसों 11 है, तो क्या ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ मिलकर बनाया गया है? और जो एहतियाती तदाबीर होते हैं, क्या उन्हें बरोएकार रखा गया है वहाँ पर? क्योंकि अभी पहला मरहला है, यहाँ पर कोई इस तरीके की अनहोनी ना हो। क्या वो तमाम चीज़ें, प्रिकॉशनरी मेजर्स, और क्या स्पोर्ट्स काउंसिल, स्कीइंग सेंटर्स के साथ रब्ता किया गया, या आउट ऑफ इज ओन एसडीए ने फैसला किया कि ये स्लोप अच्छी है जी, यहाँ पर बनाया जाए और आगे किया जाए? नहीं, इसमें जो सीईओ सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसका यही कहना है कि जो इसके कनेक्टेड है, जो इसका मतलब मेन जो इसका आइस स्केटिंग का जो कोर्स है, उनके साथ भी इनका राब्ता है और बाकायदा तौर पर इसकी तरफ पूरा जो इसमें रिलेटेड जो होते हैं सारी चीजों को मद्देनजर रख के इनको इनाग्रेट किया जाएगा। पूरी कोऑर्डिनेशन है, पूरा कॉन्टैक्ट्स है, जो पूरी तरह से, क्योंकि सोनमर्ग में पहली बार ऐसा कुछ दिखने को मिल रहा है, तो पूरी तरह से वहां पे जो इंतजाम है इस टूरिज्म सेक्टर में, तो उसमें बाकायदा तौर 11 जनवरी को बने रहे। बात सोनमर्ग की चल रही है और सोनमर्ग की पहाड़ियों में ही एक और बड़ा शाहकार तामीर किया गया है, जिसका इफ्तिताह होने जा रहा है और वजीर आजम साहब आज खुद वहां पर मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर बताएंगे आपको कि वजीर आजम का दौरा जम्मू कश्मीर तय हो गया है और 13 जनवरी को जड़मोर टनल का इफ्तिताह करने वजीर आजम जो है वो श्रीनगर में मौजूद रहेंगे। श्रीनगर लद्दाख कौमी शाहराह पर जड़मोर टनल एक यू टर्न है, एक बहुत बड़ा गेम चेंज है, जिसकी वजह से न सिर्फ सोनमर्ग जिंदा हो रहा है 12 महीनों के लिए, बल्कि लद्दाख के लिए एक और शाहराह की हैसियत से ये जड़मोर टनल जो है वो बन रही है। तकरीबन 2400 करोड़ रुपए यानी 2400 करोड़ रुपए की लागत से ये टनल जो है वो मुकम्मल हुई है। श्रीनगर लेह कौमी शाहराह अब बाकायदा तौर पर ऑल वेदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर देखा जाएगा और इस जिम्मन में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो वजीर आजम की हिफाजत पर मामूर होता है, वो आज सोनमर्ग को अपनी तहवील में ले लेगा। न सिर्फ सोनमर्ग को ले लेगा बल्कि सोनमर्ग के आसपास भी सिक्योरिटी ड्रिल को काफी ज्यादा तेज कर दिया गया। श्रीनगर लेह कौमी शाहराह पर ये जो सोनमर्ग के मकाम पर जड़मोर टनल का इफ्तिताह होने जा रहा है, इसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर दी गई है। यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट हाईवेज नितिन गडकरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, वजीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ साथ जो दीगर अहम तरीन शख्सियात हैं उन्हें यहाँ पर मदऊ किया गया है कि वो यहाँ पर मौजूद रहे। गगनगीर और सोनमर्ग के स्ट्रेच के अंदर जो हमेशा स्नो बाउंडेड रहता था, एवलॉन्च से भरा रहता है, यहाँ पर ये चीज़ बनने से तकरीबन फ़ायदा होगा जी। ये तकरीबन 6.5 किलोमीटर का जो टनल का रास्ता है, ये इन तमाम कुदरती खतरात से हमें दूर रख सकता है। सलीम, अपडेट करें, ये जो टनल है तकरीबन सती समंदर से 8652 फीट की ऊंचाई पर है
2018 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। उसके बाद हमने देखा कि 20 अक्टूबर को ये कंस्ट्रक्शन साइट तब सुर्खियों में आई जब नामालूम मुसल्लह अफराद बाहर आए, उन्होंने फायरिंग की, कुछ लोगों की मौत वहां पर हुई, लेकिन उसके बावजूद भी टनल पर काम मुकम्मल किया गया। और इत्तला ये है कि 13 जनवरी को इफ्तिताह होगा और आज बाज़ाब्ता तौर पर एसपीजी वहां पर पहुंचेगी। कितना बड़ा गेम चेंजर है ये और कितना इंतजार था लोगों को इस टनल का। जी बिल्कुल गवर, जो पिछले 2 सालों से जो इस टनल का इंतजार था कि ये टनल आखिर तैयार भी होगी, इस टनल का जो एक ट्यूब था उसको इनाग्रेट करना था। 2 साल पहले जो हमने बार बार यही कहा था कि टनल का ट्यूब तैयार है। 2020 में भी जो उस टाइम के डिविजनल कमिश्नर कश्मीर थे पीके पोले साहब, उसने भी कहा था कि हम इस टनल को खोल दिया जाएगा। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से लगातार जो गुलिस्तान टीवी नेटवर्क ने इस टनल के बारे में जो खबरें की थी, क्योंकि हमारे पास काफी सारा प्रेशर भी आता था होटलर्स का, ट्रेडर्स का, सोनमर्ग के जो लोकल लोग हैं उनका यही कहना था कि हमको नुकसान भी हो रहा है, हम अपने रोजगार से यहाँ पे नुकसान उठा रहे हैं। क्योंकि जो टनल का जो पैच है गगनगेट से लेकर हंग का एक इलाका आ रहा है, 14 किलोमीटर का सफर है, जिसमें काफी सारी मुश्किलात आते थे सयाहों को, लोगों को। वहां पे जो एवलांचेस आते थे, खतरा रहता था। 4-5 दिन पहले जो बर्फबारी हुई वहां पे तकरीबन 800 के करीब गाड़ियां वहां पे अटक गई, जो हंग का इलाका था। तो उसके बाद ही जब 1 हफ्ते से मुसलसल हमने भी इसको हाईलाइट किया, उसके बाद यहाँ पे जो डिविजनल इंतजामिया है या चीफ सेक्रेटरी है या सूबाई कमिश्नर जो है विजय बिदोरी साहब, 3 दिन पहले पीएम का जो प्लान बन गया उसके पहले ही 2 दिन वो वहां पे पहुंचे थे, जिस दिन हमने भी रिपोर्ट चलाया था। लेकिन आखिरकार बिलाखिर उस चीज का जो इंतजार था वो कल सुबह जब यहाँ पे ये खबर आई कि पीएम मोदी इसकी इनाग्रेट करने वाले, इस टनल की इनाग्रेशन करने वाली है 13 जनवरी को, तो मुसलसल कल पूरे दिन जो कंगन सब डिवीजन है, गांधरबल सब डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से टॉप जो ऑफिशियल्स है, चाहे पुलिस ऑफिशियल्स या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स है, जो गगनगेट का विजिट कर रहे हैं इस टाइम। पूरी तरह से अब वहां पे इसकी जो चहल पहल है वो दिखने को मिल रही है। और बाज़ाब्ता तौर पर 13 जनवरी को जो कंगन सब डिवीजन के साथ साथ पूरे गांधरबल डिस्ट्रिक्ट का एक ख्वाब था, क्योंकि यूटीज की बात अगर करेंगे तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जो 2 टनल बनने वाले हैं, एक गगनगेट से लेकर सोनमर्ग तक और उसके बाद जो जोजिला से लेकर 0 पॉइंट तक। जोजिला से जो 0 पॉइंट है वो 2029 में मुकम्मल होगी और जो गगनगेट से जो सोनमर्ग है ये आज 13 जनवरी को इसका बाज़ाब्ता तौर पर इनाग्रेशन होगा। ज्वाइन करने के लिए तैयारियां मुकम्मल है, अवाम खुश है और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि सयाहती शोबे को एक नया दवाम, एक नई उमंग, एक नया हौसला, एक नया जज्बा यहाँ से मिलेगा, क्योंकि सयाहों का आना जाना अब पूरे 12 महीने वहां पर लगा रहेगा। जी कुछ है। चलिए नाज़रीन, अब ज़रा बढ़ते हैं आगे, बात ज़रा एक और ख़बर की करते हैं। जहां हम टनल की बात कर रहे थे, रेल की बात कर रहे थे, अब ज़रा जम्मू की बात करेंगे। जम्मू के अंदर भी जो सैटेलाइट टाउनशिप है रिंग रोड के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे और उसके साथ साथ ही हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा भी उस हवाले से हमें तफसीलात फराम करेगी। लेकिन जो जम्मू के अंदर रिंग रोड का मामला है, वहाँ पर भी टाउनशिप, जो सैटेलाइट टाउनशिप जम्मू रिंग रोड पर, वो भी बनने जा रहे हैं और इस सिलसिले में आवाम के कुछ खदशात हैं और माना जाता है कि इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन जो प्राइवेट लैंड दरकार है, उस सिलसिले में भी आपको बताते चले कि उसमें भी तकरीबन 3750 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। आपको बताते चले कि जम्मू के अंदर जो जम्मू रिंग रोड है, सैटेलाइट टाउनशिप जम्मू रिंग रोड पर बनने जा रही है और इस सिलसिले में जो निजी रोड दरकार है, ज़मीन जो चाहिए हुकूमत को इस प्रोजेक्ट पर बनाने के लिए, उस पर तकरीबन 3750 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। और इस सिलसिले में आपको बताते चले जो टाउनशिप से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन जो निजी ज़मीन हासिल करने के लिए 3750 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। और इस सिलसिले में आपको बताते चले कि ये जो टाउनशिप है ये तकरीबन 7.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है। अखनूर रोड कंगरेल से, उसके साथ साथ ही कंगीर बलवाल तहसील से तकरीबन 500 मीटर ये जो अंदर ये रास्ता जाता है और उसके साथ साथ ही ये तकरीबन 999 कनाल जो स्टेट लैंड है, सरकारी ज़मीन है, उसके साथ साथ ही जो दीगर निजी ज़मीन है वो भी इसके लिए दरकार है। और इस सिलसिले में हुकूमत को
अब तकरीबन 3,750 करोड़ रुपए की जरूरत है जो निजी लैंड उन्हें हासिल करनी होगी। तफसीलात के लिए हम हमारे साथ शिल्पा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिल्पा, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ मजीद तफसीलात है, अपडेट है इस प्रोजेक्ट के हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए कई साल पहले जम्मू रिंग रोड में जो है वो काम शुरू किया गया, काम का अभ्यास किया गया और उस दौरान सरकार ने ये घोषणा की कि यहाँ पर जो है यानी कि रिंग रोड के साथ जो है वो स्मार्ट इंटीग्रेटेड सैटेलाइट टाउनशिप की जो है वो परियोजना की घोषणा की गई। लेकिन देखिए ये पता होने के बावजूद कि जो स्टेट लैंड है वो हमारे पास पर्याप्त नहीं है और जो रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल जो उद्देश्य है उनके लिए भूमि की बिक्री और खरीद के लिए जो है वो गंभीरता से विचार नहीं किया गया और ये पता होने के बावजूद कि जो स्टेट लैंड है वो उपलब्ध यानी कि पर्याप्त उपलब्ध नहीं है। देखिए उसके बाद जिस प्रकार से आपने कहा कि अखनूर रोड कंगराल से भलवाल तहसील के कांगड़ा गांव की तहलटी तक 7.5 किलोमीटर के क्षेत्र में प्रत्येक तरफ जो है वो 500 मीटर के जब काम की शुरुआत की गई, जब काम किया गया तो ये सामने आया कि जो स्टेट लैंड है वो करीबन 999 के कनाल के करीब जो है वो स्टेट लैंड उपलब्ध है और 1908 के करीब जो कैनाल है वो कस्टोडियन डिपार्टमेंट की भूमि है जिसके लिए जो है वो मुआवजा देना होगा। इसके बाद देखिए ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि जो प्राइवेट भूमि है यानी कि जो रिंग रोड के किनारे जो प्राइवेट भूमि है उनके लिए जो है वो बिक्री और खरीद रेजिडेंशियल और कमर्शियल उद्देश्यों के लिए बड़े पैमाने पर हुई थी और अब लैंड ओनर्स जो है वो जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो जहां पर जो दरें हैं यानी कि जो मुआवजा भूमि के लिए जो मुआवजा देना होता है उसकी जो दरें हैं वो करीबन 4 गुना है और शहर के लिए जो है वो 2 गुना है। तो अब यहाँ पर जिस प्रकार से स्टेट लैंड की जो है वो कमी हो रही है क्योंकि ये पता भी था कि स्टेट लैंड उपलब्ध नहीं है, पर्याप्त नहीं है, तो गंभीरता से इस पर विचार नहीं किया गया और अब ये स्थिति जो है वो उत्पन्न हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ शिल्पा शर्मा ज्वाइन करने के लिए। सैटेलाइट टाउनशिप का मंसूबा एक बार फिर खटाई में पड़ गया है। हुकूमत को जो सेल एंड परचेज पर पाबंदी लगानी थी सबसे पहले वो लगी नहीं, जिसकी वजह से मामला और पेचीदा हो गए हैं। फिलहाल कस्टोडियन की कोई ज़मीन स्टेट लैंड पर ये सारा मामला बनना था, लेकिन फिलहाल शायद ठंडे बस्ते में ही चला गया है और सूरत हाल हम आपके सामने रख रहे थे कि क्या है सूरत हाल सैटेलाइट टाउनशिप जो जम्मू रिंग रोड के आसपास बनना था और क्यों इस टाउनशिप पर सवाल उठ रहे हैं। हमारी नुमाइंदा आपके सामने सवालों का जवाब देते हुए तमाम बातें रख रही थी। लेकिन ज़रा बात दाखिला वजारत की भी करते हैं। दाखिला वज़ीर अमित शाह ने तमाम रियासतों और मरकज़ के मातहत इलाकों के ज़िम्मेदारों को रस्मी ख़त लिख दिया है और उस ख़त के अंदर एक एडवाइजरी जारी कर दी है कि ओवर क्राउडेड हमारे जेल खाना जात है, यानी जेल खाना जात में ज़्यादा कैदी हैं और जो सेट नॉर्म्स हैं उससे भी ज़्यादा कैदी है और इससे निपटने के लिए हिकमत अमली को तरतीब दिया जाए। और हिकमत अमलियाँ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स तरतीब नहीं देंगे बल्कि वजारत दाखिला ने साफ कर दिया कि किस तरीके से ओवर क्राउडेड प्रिजन्स को खाली किया जा सकता है और कम्युनिकेशन तमाम चीफ सेक्रेटरीज और डायरेक्टर जनरल्स को भेज दी गई है और ये साफ कर दिया गया कि जो प्रोविजन है 479 BNSS का, भारतीय निधि संविधान का जो है, इसके तहत जो एलिजिबल प्रिजनर्स होंगे उन्हें वन टाइम रियायत दी जाए, उन्हें बाहर जाने का मौका दिया जाए। यानी अगर किसी को उम्र कैद है और उसने अपना 1/3 मुकम्मल कर दिया है तो कंसर्न एसएसपी डिप्टी कमिश्नरों को तहवील में अपने साथ लेकर अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और वहाँ से उन्हें छोड़ा जा सकता है। दाखिला वजारत का मानना है कि इससे जो अंडर ट्रायल वाला मामला है वो भी सुलझ जाएगा। जिन्हें लंबे प्रोसेस के लिए अंदर जाना है, कोई ज़्यादा ह्यूरियस क्राइम नहीं है, उन्हें भी बाहर आने की इजाज़त होगी और साथ साथ ये जो ओवर क्राउडेड वाला मामला है इसको भी हल करने की कोशिश की जाएगी। इमरान नायकू हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, ये जो 479 BNSS का कानून है, अवलन तो पहले ये जानना चाहेंगे कि इसमें किन किन लोगों को लाया जा सकता है। जब हम जम्मू कश्मीर के कैद खानों को देखते हैं तो वो लोग हैं जिन पर देशद्रोह का मुकदमा है, जो मिलिटेंसी के साथ राब्ते में है, जिनसे हथियार बरामद किए गए हैं। क्या ये वो लोगों को भी रिहाई इसमें मिलेगी या ये वो लोग होंगे जो छोटे छोटे क्राइम्स में पकड़े गए हैं, सजाएं सुना दी गई है, 1/3 ऑफ सजा पूरी हो गई है, थोड़ी बहुत है लेकिन अभी भी बाहर नहीं आ रहे, तो ये उनके लिए है। क्या कुछ है ये पूरी खबर और किस तरीके से फ़ायदा मिल सकता है? क्या डायरेक्टली इनमेट्स जो है जो जेलों के अंदर बंद है उनके जो अजीज है उनको राब्ता करना है या सरकार ने आउट ऑफ हिज ओन
फ्रेम आउट एक पॉलिसी करनी है, इतने लोग हैं जिनको हम छोड़ रहे हैं, ऐसे प्रोसेस बनेगा छोड़ने का? देखिए, पहली बात यह है कि जो ये BNSS का सेक्शन 479 है, ये इससे पहले हमारे पास जो लॉ था यहाँ पे CRPC का सेक्शन 464A, और जब CRPC को रिप्लेस किया गया तो उसकी जगह पर ये BNSS का जो ये लॉ है, ये यहाँ पे जो इंडिया में 2023 में इम्प्लीमेंट हुआ। और ये जो 479 सेक्शन है, इसका बेसिकली मकसद ये इससे पहले भी था, जैसे मैंने कहा कि CRPC 464A में था। इसका मतलब ये है कि उम्र कैद और सजाए मौत के बगैर जो कैदी जेलों में अंडर ट्रायल है जी, उनको रिहा करना जी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बुनियादी मकसद इस सेक्शन को इसलिए इम्प्लीमेंट करना है क्योंकि यहाँ पे जो कैदियों की जेलों में जो तादाद है, उनकी तादाद बहुत है, भीड़ भाड़ है। और 2022 की NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 75% अंडर ट्रायल कैदी है और सिर्फ 25% कैदी वो है जो सजावार है, जो एक्यूज्ड है, जिन पे सजा हुई है। आप खुद देखिए, 75% हिंदुस्तान में वो कैदी है जो अंडर ट्रायल है। सो जेलों में इस भीड़ भाड़ को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होम मिनिस्ट्री की जानिब से नवंबर 2024 में एक कैंपेन चलाई गई और उस कैंपेन का मकसद यही था कि इस सेक्शन 479 BNSS को पूरे मुल्क में, चाहे वो यूटीज हो चाहे वो स्टेट्स हो, वहां पे तमाम जेल हुकाम को अवेयर करना, वहां की स्टेट्स को अवेयर करना, वहां की इंतजामिया को अवेयर करना। और कुछ रोज कबल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक डायरेक्शन पास की गई, यानी कि उन्होंने एक हिदायत दी तमाम यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज को और तमाम डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स को, यानी कि जेल के डायरेक्टर जनरल्स को, जिसमें उनसे कहा गया है कि इस सेक्शन 479 को जल्द अज जल्द इंप्लीमेंट किया जाए। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस नोटिफिकेशन में यह भी लिखा है स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज और DG प्रिजन्स को कि हर महीने वो कैदियों की तफसीलात फराहम करे, उनकी ट्रायल का स्टेटस अच्छा, फिर ये जो वन टाइम असेसमेंट की बात हो रही है, ये कैसे होगी? अगर हर महीने देना तो फिर तो कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा। यहाँ से कहा गया कि ये जी वन टाइम एक्सेप्शन होगा, एक बार ही लिस्ट बनाइए, दे दीजिए और उसके बाद रूटीन के हिसाब से चले। देखिए, बेसिकली अगर आप वो नोटिफिकेशन थोड़ा सा उसको देख लेंगे, उसमें यह कहा गया है कि हर महीने स्टेट गवर्नमेंट को और DG प्रिजनर्स को स्टेट के प्रिजनर्स का डेटा देना है। लेकिन जब हम 479 को देखते हैं, जब हम उसको पढ़ते हैं, तो उसमें यह कहा गया है कि, और ये कानून भी कहता है कि इंडिया में कि जो लोग उम्र कैद की सजा, जिन पर उम्र कैद की सजा है या जो लोग जिन्हें मौत की सजा है, वो लोग इस सेक्शन में नहीं आते हैं। और जो अंडर ट्रायल है, और अंडर ट्रायल में दो किस्म के कैदी का जिक्र किया गया है। एक वो कैदी जो पहली मर्तबा मुजरिम करार दिए गए, जो पहली मर्तबा कैद किए गए, उनके लिए ये कहा गया है कि अगर उन्होंने अपनी कैद का 1/3 हिस्सा कैद काट ली है तो उन्हें रिलीज किया जाएगा। उसके लिए जेल हुकाम को सेक्शन 479 के 1 में के तहत कोर्ट को रुजू करना है कैदी की तरफ से। और दूसरे वो कैदी है जो अंडर ट्रायल है, जिन्होंने अपनी सजा का जो है निसफ हिस्सा काट लिया है। यानी कि अगर किसी की सजा 10 साल है तो 5 साल उन्होंने सजा काट लिया है, तो वो कैदी जो है सेक्शन 479 के तहत रिहा किए जाएंगे। और इसके लिए DG प्रिजनर्स को यह भी कहा गया है कि वो सेक्शन 479(1) के तहत कोर्ट का रिजू करे, कोर्ट से तलब करे, और ये जितने भी जेर समात केसेस हैं, कैदी है, उनकी जो प्रोसेस है, उनकी जो अमल आवरी है, वो प्रिजनर्स को DG प्रिजनर्स को करना है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नायक को तफसीलात फराहम करने के लिए। नाजरीन, आपको बताते चले कि बात कर रहे थे हम जेलों के हवाले से, जो भीड़ भाड़ है उनको कम करने के हवाले से मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से जो चीफ सेक्रेटरीज हैं और जो जेल सुपरिटेंडेंट, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर एक मकतूबी रवाना कर दिया गया। नाजरीन, प्रोग्राम सलाम जी के जारी रहेगा। 9:30 बज चुके हैं। 9:30 के बाद यहाँ एक छोटा सा तिजारती वक्फा लेंगे। वक्फे के फौरन बाद हम वापस आएंगे तो बात हम डॉक्टरान से भी बात करेंगे, और क्योंकि आज जो मामला है डिप्रेशन का मामला, उस सेगमेंट के हवाले से क्या कुछ है उस पर भी चलेंगे। और साथ ही साथ 9:40 और 9:45 के आसपास आपकी फ़ोन कॉल्स भी इस प्रोग्राम में हम ज़रूर शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
सुबह के 9:33 का वक्त हुआ चाहता है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जे के आखिरी पड़ाव की ओर हम आ रहे हैं और वक्त हो गया जी खबरों को यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए हम रोक रहे हैं, क्योंकि अब मुद्दा है सेहत का और सेहत के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। डिप्रेशन और एंजाइटी की जो बात मुसलसल पिछले कई हफ्तों से चल रही है उसको ज़रा मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आज भी एक और मौलिज हमारे साथ है जो माहिर है बच्चों के हवाले से और बच्चों को एनालाइज करती हैं, देखती हैं कि आखिर क्या मामले हैं, किस तरीके के मसाइल है, हल क्या है। आज ज़रा चूँकि हमारे पास बहुत सारे कॉलर से आ रहे थे, बहुत सारी मैसेज आ रही थी कि बच्चों को रिलेटेड ज़रा स्पेशल एक प्रोग्राम किया जाए, तो आज डॉक्टर हिना हाजनी साहिबा हमारे साथ मेहमान हैं। इनका एक बहुत बड़ा फील्ड है इस डिपार्टमेंट के अंदर और अपना काम पिछले कई अरसे से कर रही है। अब ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, इसलिए थोड़ा सा याद रखिएगा। तमहीद के लिए मैं दो बातें बता दूं, उसके बाद सीधे डॉक्टर साहब के पास चलेंगे। जब एक एदाद-ओ-शुमार ये कहे कि आबादी का 40-41% आपका हिस्सा है जो डिप्रेशन और एंजाइटी का है, फिर आबादी के जब आप एज ग्रुप्स को देखेंगे तो 7-8 साल से बच्चे को आप देखेंगे तो ऊपर 40, 45, 50, 60, 70 साल तक के आदमी में डिप्रेशन और एंजाइटी है। अगरचे ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, डिप्रेशन अलग है, एंजाइटी अलग है, लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं यहाँ अमलगमल बहुत सारी चीज़ों में होता है और यहाँ इस चीज़ पर भी हो रहा है। लेकिन आज डॉक्टर साहिबा जो हमारे साथ है ये बच्चों पर बहुत ज़्यादा तजुर्बा रखती हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च इनका है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, बड़े तो समझ आता है कि एक डिप्रेशन के शिकार होते हैं, या तो नौकरी का मामला है, एंजाइटी होती है, कुछ और मामला चलते रहते हैं, लेकिन ये जो सर्वे सामने आ रहा है कि जनाब हमारे बच्चे भी इस चीज़ से दूर नहीं है और अगर प्रॉपर केयर ना किया गया तो आगे जाकर मेंटल डिसबैलेंस और ये 10 तरह की चीज़ें जो है ये देखने को मिलती है और फिर वो जो बॉन्डिंग होती है फैमिली में वो टूट जाती है सारी, जितना जितना वो बच्चा ऊपर आता है। अस्सलामुअलैकुम जी, बिल्कुल सही बोला आपने कि आजकल कोई पॉपुलेशन ऐसी नहीं है जो हम बोलेंगे जो बची हुई है डिप्रेशन के इन नफसाती अमराज से, चाहे वो 80 साल का बुजुर्ग हो या चाहे वो एक 10 साल का बच्चा हो, कोई भी बचा हुआ नहीं है। मल्टीपल रीजंस होते हैं, जैसे आपने कहा कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके अपने रीजंस होते हैं, जॉब की प्रॉब्लम होती है, पैसों की प्रॉब्लम होती है, फैमिली में इश्यूज होते हैं। वैसे ही हम देखते हैं कि बच्चों के अपने इश्यूज होते हैं। एज एन एडल्ट हमें ये लगता है कि हम बड़े हैं, सिर्फ हमें प्रॉब्लम्स फेस होती है, बच्चे क्या है, बच्चों को क्या है, बच्चे कहाँ इतना सोचते हैं इन चीजों के बारे में। बट बच्चे जो है उनकी अपनी अलग एक प्रॉब्लम होती है। एक बच्चा है जिसके दोस्त ने उससे अच्छे से बात नहीं की है, उसके लिए वो एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेसर है, उसके लिए वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जो बड़ा है वो ये नहीं समझता है कि इस बच्चे के लिए ये प्रॉब्लम अच्छी खासी है। तो ये इस वजह से क्या हम देख रहे हैं कि ऑफ कोर्स बढ़ रहा है। जो हम देख रहे हैं बच्चों में, जो एडोलसेंट्स होते हैं, जो टीन्स होते हैं, 15-16 साल के जो बच्चे होते हैं, वो काफी हमारे पास आ रहे हैं डिप्रेशन की शिकायत लेके। कल ही मैंने एक बच्चा देखा जिन्होंने ये कहा कि मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं समझते। ये अक्सर बच्चे ये बोलते हैं, उनको अक्सर ये शिकायत होती है कि हमारे पेरेंट्स जो है, हमारे घर में फैमिली मेंबर्स जो है वो हमारी फीलिंग्स को समझते नहीं है। तो ये एक जनरल मैं एक पेरेंट्स को मैसेज देना चाहती हूँ कि ये ना समझे कि बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती है। आजकल के बच्चों को काफी ज्यादा स्ट्रेस है, चाहे हम एकेडमिक स्ट्रेस कहे या बाकी स्ट्रेसेस कहे, तो वो स्ट्रेस उनको भी अफेक्ट करता है अपने हिसाब से। जैसे मैं अगर मेरी जॉब नहीं रही जो वो मुझे अफेक्ट करेगा, वैसे एक बच्चा अगर एग्जाम में उसको कम मार्क्स आए, एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स आए, तो वो भी इक्वली अफेक्ट होगा अपने तरीके से जी। तो जो हम केसेस देखते हैं डिप्रेशन में, एक तो ये है कि अवेयरनेस भी बढ़ गई है। जो आज से 10-20 साल हम बोलेंगे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब जो अवेयरनेस बढ़ गई है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को लेके जो स्टिग्मा कम हो रहा है, तो उस वजह से अब पेरेंट्स बच्चों को हमारे पास लेके आते हैं। अब पेरेंट्स में भी थोड़ी अवेयरनेस बढ़ गई है कि हाँ नहीं, मेरा बच्चा ठीक नहीं है, उसको प्रॉब्लम्स आ रही है। तो अक्सर और बेशतर जो हम वजूहात देखते हैं जिन वजह से हम देखते हैं कि बच्चे सफर करते हैं, पहले ये होता है कि ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं, हम बोलते हैं कि एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है इनमें, एक विरासती कंपोनेंट होता है इनमें कि जिनकी फैमिलीज में डिप्रेशन रन करता है, उनके बच्चों में भी एक रिस्क रहता है कि वो भी इन प्रॉब्लम से असर उनको हो सकता है। तो पेरेंट्स को चाहिए जिनकी फैमिली में अगर ऐसे पेशेंट्स ऑलरेडी है, अगर उनको जरा सा भी थोड़ा सा भी लगे कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, एक चीज जानना चाहेंगे। अगर हम बड़ों की बात करेंगे तो उनके बिहेवियर में चेंज आता है या वो ऐसे हरकत भी करते हैं ताकि पता चलता है कि ये किसी जहनी दबाव या तनाव का शिकार है। लेकिन अगर हम बच्चों की बात करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि एक बच्चा, एक कमसिन बच्चा इस डिप्रेशन का शिकार है और उससे
उस डिप्रेशन से कैसे बाहर लाया जा सके ताकि वक्त पर ये पता चले और उसके साथ साथ ही उसे वहां से बाहर निकाला जा सके? देखिए, मेनी टाइम्स ये भी होता है कि बच्चा जो है या जो टीन्स होते हैं वो खुद बोलते हैं कि हम सही फील नहीं कर रहे हैं, हम डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। मगर एक कुछ पॉइंटर्स भी होते हैं जो पेरेंट्स को, जो टीचर्स है, जो बाकी है, जो पिक कर सकते हैं, जिसे उन्हें लगे कि बच्चा ठीक फील नहीं कर रहा, बच्चे की बिहेवियर जो है, बच्चा खाता पीता नहीं है ठीक से, बच्चा का जो एकेडमिक्स है, उसकी पढ़ाई है, उसमें मुसलसल उसको डिक्लाइन आ रहा है, उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, बच्चा चिड़चिड़ा बहुत ज्यादा हो गया है। जैसे जो एक बड़ा इंसान होगा वो डिप्रेशन में चुप हो जाएगा, बात नहीं करेगा किसी, लेकिन जो बच्चा एक होता है वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा बहुत ज्यादा करने लगता है, उसका एकेडमिक्स बहुत ज्यादा सफर हो जाता है, खाना पीना कम हो जाता है, टैंट्रम्स बहुत ज्यादा थ्रो करते हैं। जी। तो अगर पेरेंट्स को लगे कि अचानक से बच्चे का बिहेवियर चेंज हो गया, जो पहले उसका टेम्परामेंट नहीं था, पहले अगर बच्चे का सोबर टेम्परामेंट था, पढ़ाई ठीक से कर रहा था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये सारा बिहेवियर चेंज हो गया, तो हो सकता है ये डिप्रेशन की बच्चे में एक अलामत है। तो बच्चों में टैंट्रम्स और गुस्सा कॉमन रहता है डिप्रेशन की हालात में। डॉक्टर साहबा, एक और चीज़, बच्चे के साथ पेरेंट या अफराद खाना जो घर वाले हैं उनके साथ टाइम बिताना, टाइम गुजारना कितना इम्पॉर्टेंट है एक बच्चे के लिए, अगर वो इस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। और उसके साथ अगर हम घर वाले यानी कि पेरेंट या कोई घर का फ़र्द उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेगा तो एक बच्चा जहनी तनाव में जा सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है। देखिए, सिर्फ डिप्रेशन की बात नहीं है, ये ओवरऑल बहुत सारे जो बच्चों में हमने मेंटल हेल्थ, नफ्सियाती अमराज देखे हैं, बहुत सारे, चाहे वो उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अब एडिक्शन की, ये हमारे पास जो ड्रग एडिक्शन हो या चाहे इंटरनेट गेमिंग एडिक्शन हो, इंटरनेट गैम्बलिंग एडिक्शन हो, वो ज्यादा बड़ी एक प्रॉब्लम जो है जो हम आजकल फेस कर रहे हैं, वो हमारे लिए भी एक चैलेंज बन गया है कि हमारे लिए उसका ट्रीटमेंट करना भी मुश्किल हो गया है। वो इस वजह से कि अब देखिए, आज से 10-20 साल पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, घर में बहुत सारे लोग होते थे, चाचियां, पुफियां, चाचा, बाकी सारे होते थे, तो बहुत एक क्लोज नेट फैमिली होती थी। लेकिन हमने देखा है इन सालों में क्या हो गया कि अब घर में 4 या 5 अफराद होते हैं, वर्किंग पेरेंट्स दोनों होते हैं, तो पेरेंट्स को लगता है कि हम बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हैं, चलो बच्चे को फोन दे दिया, बच्चा फोन के साथ थोड़ा बिजी हो गया। और आजकल स्कूल्स की भी नेसेसरी नीड्स होती है कि बच्चे को स्कूल फोन देना पड़ता है क्योंकि असाइनमेंट्स वगैरह फोन पे आते हैं। तो फोन का ये जो एक्सपोजर हो गया, उससे क्या होता है कि फैमिली के साथ कम्युनिकेशन कम हो जाता है, फ्रेंड्स के साथ आउटडोर गेम्स जो बाहर जाके बच्चे खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, बाकी सारी गेम्स खेलते थे, वो कट डाउन हो गया है। रिश्तेदारों के घर जाना वो कम हो गया है। हमसायों के साथ हम 10-20 साल पहले हम देखेंगे कि बिल्कुल बच्चे गलियों में खेल रहे होते थे अपने नेबर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, लेकिन अब वो चेंज हो गया है काफी ज्यादा। अब हम देखते हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना फोन पे स्पेंड कर रहे हैं और फैमिलीज के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एंड फोन पे भी हम देखते हैं कि बच्चे का एक्सपोजर जो होता है वो वायलेंट थीम्स के साथ बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है, स्टडीज उसकी वजह से इफेक्ट होती है। तो वो जो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है पेरेंट्स और बच्चे के बीच में, उसमें बहुत हद तक हम बोलेंगे कि फोन एक ऐसी चीज है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो ये कम्युनिकेशन गैप आ रही है, उस वजह से जो है बच्चा भी अपने पेरेंट्स से थोड़ा दूर हो जाता है। और पेरेंट्स भी जो बिजी होते हैं आजकल अपने काम के साथ, वो भी अपने बच्चे के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। तो बच्चे के साथ क्या हो रहा है इस टाइम में, पेरेंट्स को ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रहती है। तो फिर क्या होता है कि अगर बच्चा किसी नफ्सियाती अमराज से सफर कर भी रहा है, तो पेरेंट्स को फिर उस स्टेज पे पता चल जाता है कि जहां पे वो बीमारी जो है वो बहुत आगे बढ़ गई होती है, जहां पे इलाज करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं यही कहूंगी कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे पेरेंट्स की हो बच्चों के साथ, या बच्चों का बाहर खेलना हो, बच्चे टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करे, बात करे, अगर वो कुछ भी उनको अगर लग रहा है तो वो कम्युनिकेट करे अपनी बात। तो ये कम्युनिकेशन गैप जो आ गया है, ये सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रहा है एक बच्चे का रिलेशन अपने पेरेंट्स के साथ और बाकियों के साथ। और डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से आपने कहा कि ये कितना बड़ा रिलेशन होना चाहिए था और किस तरीके से इसको हैंडल किया जाए। अगर किसी तरीके से ये चीज़ सेट नहीं बैठी तो आगे जाकर ये बच्चे के जहन पर किस तरीके के असरात दे रही है, और क्या कोई स्टडी है कि बाद में इसको ठीक किया जा सकता है? अगर अभी कोई देर हुई है, अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, 10-12 में आ गया, लेकिन वो एंजाइटी और डिप्रेशन उसके दिमाग में है, यार मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट नहीं करी है, फिर जाकर ये कितनी बड़ी मुश्किल होती है।
देखिए मुश्किल तो होती है ऑब्वियसली। हमारा जो मेन एज ए डॉक्टर हमारी जो एम होती है, हम प्रिवेंशन पे ज्यादा काम करना चाहते हैं। प्रिवेंशन इन द सेंस कि पेरेंट्स को पहले ही चाहिए, जैसे अगर हम फोन की बात करेंगे, पेरेंट्स को पहले ही चाहिए कि फोन कम से कम देना है। अगर पढ़ाई के रिलेटेड जरूरत भी है तो वो सुपरवाइज्ड होना चाहिए, बच्चे को फोन अकेले नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे को जब इंटरनेट का एक्सेस, एक तो अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है और सुपरविजन के बगैर मिल रहा है, तो बच्चा फोन पे क्या देख रहा है पेरेंट्स को पता नहीं होता है। तो ये एक एडवाइस है हमारी पेरेंट्स के लिए, एक तो सिर्फ एकेडमिक्स के लिए अगर जरूरी है फोन देना है बच्चे को, और अंडर सुपरविजन रहना है बच्चे को। बिल्कुल ये नहीं करना है कि बच्चे को कमरे में अलग से बिठा दिया तो और खुद आप कहीं और होंगे। तो मेन जो हमारा होता है वो प्रिवेंशन पे काम होता है, रादर देन कि हम बाद में फिर ट्रीटमेंट करें। अब अगर हमारे पास बच्चे आते हैं जो गेमिंग एडिक्शन के, हमारे पास बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं आजकल। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने लाखों खर्च किए होते हैं इस पे। ऑनलाइन गैम्बलिंग के केसेस जो आ रहे हैं उस पे काफी ज्यादा खर्च हुआ होता है। तो हमारे पास जब पेरेंट्स उस स्टेज में आते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम आगे बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है, तो हमारी एम यही रहती है कि हम ये करेंगे, पेरेंट को ये चाहिए कि बच्चे का पहले ही फोन कट डाउन करना है। बिल्कुल ये स्ट्रिक्ट रूल्स इसमें रहने चाहिए कि बच्चे से फोन लेना है, या अगर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस होगी तो हम ग्रेजुअली धीरे धीरे बच्चे का फोन का एक्सपोजर जो है वो कम करेंगे। बच्चे को चाहिए कि बच्चा बाकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। बच्चे के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चा बाहर जाए, स्पोर्ट्स खेले, नॉट इनसाइड घर में बैठ के चार दीवारी में स्पोर्ट्स खेलने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बाहर कह रहे हैं बच्चों को बाहर निकालना है। आजकल ठंड है, बट ऐसा भी नहीं है कि ठंड में बच्चे बाहर ही नहीं जाते थे। हम जब अपने बचपन में होते थे हम तो बाहर ही होते थे। ऐसा नहीं है कि बच्चे ठंड में बाहर नहीं जा सकते हैं। बच्चों को खेलने दे, बच्चों को बाहर भेजें, बच्चों को आउटडोर्स में खेलने दे, बच्चों को बाकी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने दे, बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट करने दे। चार दीवारी में बच्चे को बंद ना करे। फोन का एक्सपोजर, इंटरनेट का एक्सपोजर लिमिटेड रखे, जितना आप लिमिट कर सकते हैं उतना लिमिट करें। फैमिली एनवायरनमेंट जो हम देखते हैं अक्सर जो इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, उनका जो फैमिली डायनेमिक्स होता है, उनके जो फैमिली में इश्यूज होते हैं वो बाकी फैमिली से थोड़े ज्यादा होते हैं। पेरेंट्स के आपस में रिलेशन जो होते हैं वो में भी उतने ठीक नहीं होते हैं, घर में थोड़े झगड़े ज्यादा होते हैं। तो बेटर है कि उन चीजों पे काम करे। या बच्चे को अगर ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, कभी कभी ये होता है कि बच्चे को जैसे कुछ प्रॉब्लम पहले से थी, कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज पहले से थे, एडीएचडी होता है, डिप्रेशन होता है, या बाकी मेंटल हेल्थ कंडीशंस होती है जिसकी वजह से वो इन चीजों की तरफ ज्यादा माइल होता है। तो उन चीजों में हम ये कोशिश करते हैं कि जो ऑलरेडी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी हम ठीक करें, उसका प्रॉपरली हम इलाज करें। एंड एक्सट्रीम केसेस में हमें फिर पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है, जिसमें डेली सेशंस होते हैं, थेरेपीज, काउंसलिंग्स होती है, प्लस ट्रीटमेंट होता है। एंड होपफुली मेनी टाइम्स हमारे पेशेंट्स ठीक भी होते हैं, मगर बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो रेजिस्टेंट केसेस होते हैं, जिनमें ट्रीटमेंट हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है, हमारे लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है उन केसेस में ट्रीटमेंट। ठीक है डॉक्टर साहब, अब बच्चे का एक मेजर पोर्शन जो है दिन में वो स्कूल में चला जाता है, 5-6 घंटे वो स्कूल रहता है। तो जो हमारा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ है स्कूलों के अंदर, क्या वक्त आ गया है कि हम बाज़ाब्ता तौर पर इस सब्जेक्ट को बहस्ते मजमून लें, 8वीं-9वीं ने नहीं बल्कि नीचे से ही इसको शुरू करें, फ्रॉम द प्राइमरी लेवल इसको पढ़ाना शुरू करें, देखना शुरू करें, टीचर एक्सपर्ट्स हमारे स्कूलों के अंदर हो, ताकि वो नज़र रखे कि हमारे बच्चों के बिहेवियर्स कितना चेंज हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है। एक 5-8 घंटे जब एक बच्चा स्कूल में रहता है तो एक बड़ा टाइम वो स्कूल भी दे रहा है। जी जी, जितना बच्चा पेरेंट्स के साथ आजकल टाइम स्पेंड करता है उससे ज्यादा बच्चा एक अपने टीचर के साथ अपने स्कूल में टाइम स्पेंड करता है। तो जो हमारा चाइल्ड सेंटर इस वक्त एसएमएचएस में चल रहा है, हमारा चाइल्ड गाइडेंस एंड वेलबींग सेंटर हमारा एसएमएचएस में चल रहा है, तो उसके बहुत सारे आउटरीच प्रोग्राम्स होते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी प्रोग्राम्स किए हैं स्कूल्स में। टीचर्स को हम सेंसिटाइज करते हैं कि बच्चों में क्या ऐसे इश्यूज है जो आपको पिक करने हैं। मेनी टाइम्स पेरेंट्स उतने अवेयर नहीं होते हैं, लेकिन टीचर्स का बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है बच्चों के साथ। टीचर की क्लास में 50 बच्चे होते हैं, तो हमारी एम ये रहती है कि हम टीचर्स को एजुकेट करें। टीचर्स का ये एक ऐसी पॉपुलेशन है जिनको हम सेंसिटाइज कर सकते हैं टुवर्ड्स जो मेंटल हेल्थ इश्यूज बच्चों में होते हैं। बच्चों में पहले से ही काफी ऐसी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो बच्चों में पाए जाते हैं, जो पिक कर सकते हैं हम अर्ली स्टेज पे। एंड लाइक अदर डिजीजेज जो बाकी फिजिकल बीमारियां होती है, उन्हीं के जैसे जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, ये प्रॉब्लम्स होती है, ये भी अगर अर्ली स्टेज में पिक हो तो हमारे लिए ट्रीटमेंट इजी रहता है और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ नहीं गई होती है। जैसे एक प्रॉब्लम है
अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको हम ADHD बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चा बहुत ज्यादा शरारती होता है, बच्चा बैठेगा नहीं एक जगह, बातें बहुत ज्यादा करता है, इम्पल्सिव, गुस्सा बहुत ज्यादा करता है। तो मेनी टाइम्स पेरेंट्स या टीचर्स ऐसे लेते हैं कि सिर्फ शिकायतें करते हैं कि आपका बच्चा बहुत शरारती है, लेकिन असल में ये एक प्रॉब्लम होती है बच्चों में। हमें डिफरेंशिएट करना है कि बच्चा एक एक्टिव है या बच्चा हाइपर एक्टिव है, तो हमें वो डिफरेंशिएट करना है। एक टीचर का रोल उसमें है कि उसको देखना है, अगर उसको इश्यूज लग रहे हैं कि बच्चा क्लासरूम में बैठता नहीं है, ध्यान नहीं दे पाता है, गुस्सा बहुत ज्यादा करता है, तो वो ये अर्ली स्टेज में पिक करके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सकता है, एंड पेरेंट्स हमारे पास बच्चे को ला सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे केसेस हमने ऐसे देखे हैं जहां पे पेरेंट्स ने खुद पिक नहीं किया है अपने बच्चे में प्रॉब्लम, लेकिन उनको स्कूल से गाइडेंस आई है कि आप अपने बच्चे को एक बारी डॉक्टर को दिखाएं, कि हम, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे में थोड़े से इश्यूज है। तो टीचर्स एक ऐसी कम्युनिटी है जहां पे उनको सेंसिटाइज कर सकते हैं कि आप बच्चे के जो अगर कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो अर्ली स्टेज में। डॉक्टर साहब, एक वालिद हमें इस वक्त मैसेज कर रहा है कि ये जो प्री स्कूल यानी बच्चा अभी स्कूल जाने के लायक नहीं और हम वो क्रैच में डालना शुरू कर देते हैं, और क्योंकि वर्किंग क्लास होता है या कुछ इस तरीके के मसाइल होते हैं, तो क्या ये भी मेंटल इम्बैलेंस के लिए या इस फिजिकल प्रॉब्लम कुछ क्रिएट कर सकता है इसमें? बच्चों को, जो हम छोटे बच्चों को वैन में डालते हैं, स्कूल डालते हैं, अभी वो एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर भी नहीं स्कूल जाने के लायक होता, लेकिन तब भी हम डालने की कोशिश करते हैं, क्या ये ट्रेंड सेट है, सही है? आजकल देखिए, कुछ चीजें ये है कि मजबूरी भी होती है, आजकल दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज होती है, तो ये एक मजबूरी भी बन गई है कि हमें बच्चे को प्ले स्कूल में डालना पड़ता है। बट आउट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बोलूंगी कि इट्स नॉट अ बैड थिंग, ये बुरा नहीं है, क्योंकि प्ले स्कूल्स में क्या होता है, वहाँ पढ़ाई वगैरह नहीं होती है, वहाँ बच्चों का यही खेल कूद होता है, एंड इनफैक्ट इन अ सेंस ये बच्चों के लिए अच्छा भी है, क्योंकि बच्चे बाकी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जो कि घर में नहीं होगा। शायद अगर वो बच्चा घर में रहेगा, वो शायद अपने घर के हेल्पर के साथ, नैनी के साथ रहेगा, पेरेंट्स दोनों बाहर होंगे, तो घर में सिर्फ क्या होगा कि नैनी होगी या कोई एक बंदा होगा और बच्चा होगा, उसको वहां उतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलेगा। तो इन अ सेंस कि अगर बच्चे को हम प्ले स्कूल में डालेंगे, एक क्रंच में डालेंगे, तो वहां क्या होता है कि वहां बहुत सारे बच्चे होते हैं, कम से कम वहां 15-20 बच्चे होते हैं, तो बच्चा दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है, खेलता है, वहां खेल होते हैं, टॉयज होते हैं, बाकी चीजें होती है, तो बच्चों को उन चीजों के साथ एक्सपोजर मिलता है। तो इन अ सेंस ये उस बच्चे के लिए अच्छा ही है, रादर देन कि वो घर में बैठ के चार दीवारी में एक इंसान के साथ रहेगा। उस कंपैरिजन में अगर ऑब्वियसली पढ़ाई का प्रेशर वहां पे नहीं होना चाहिए, एक 2-3 साल का बच्चा क्या ही पढ़ाई करेगा, खेल कूद के लिए हम तभी इसको हम प्ले स्कूल बोलते हैं। तो प्ले स्कूल के लिए अगर विद दैट एम वहां खेलते हैं, बाकी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बाकी बच्चों को देख के उनके बिहेवियर्स पिक करना, तो ये इन अ सेंस बच्चे के लिए अच्छा भी है। इनफैक्ट हमारे पास जो बच्चे आते हैं, हमारे पास जो ऑटिज्म के बच्चे हमारे पास आते हैं, तो वो हमसे एडवाइस लेते हैं कि हम क्या करें, हम बच्चे को प्ले स्कूल डालें या ना डालें, क्योंकि वो उसी एज ग्रुप में होते हैं, 2 या 3 साल के बच्चे होते हैं। तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप बिसाइड्स जो आप अपनी थेरेपीज बच्चे की करते हैं, जो बाकी मेडिकली जो थेरेपीज हम करते हैं बच्चे के साथ, इन एडिशन टू दैट आप बच्चे को एक प्ले स्कूल में डालें, क्योंकि ऑटिज्म वाला बच्चा जितना बाकी बच्चों के साथ रहेगा, उतने उसके बिहेवियर में चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। तो चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए, और ये चंद सवालात जो जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। दरअसल बात यही है कि गुफ्तगू चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस को खोलना पड़ेगा, जो हमने स्क्वीज कर दी है। एक ज़माना था बड़ी फैमिलियाँ थी, न्यूक्लियर फैमिलियाँ होंगी, और न्यूक्लियर फैमिलियों में भी अब वक्त नहीं मिलता है कि एक दूसरे के साथ बैठे बात हो, जिस वजह से ये नई नई परेशानियाँ अब आ रही हैं और बच्चे भी इसका शिकार हो रही हैं। कोशिश हमारी ये है कि छोटी छोटी बातें नीचे पेंट्रेट हो जाएँ, हमारी ज़िंदगी में आ जाए, ताकि हम इससे थोड़ा सा दूर रहें और आने वाली नस्ल जो हमारी है वो डिप्रेशन और एंजाइटी से ज़रा पाक रहे। फटाफट से आप कॉल करना शुरू करेंगे जी, वक्त हो गया जी आपकी फोन कॉल्स के। 2-4 फोन कॉल्स को फटाफट से लेते हैं। जब आप कॉल करना शुरू करेंगे तो 2-3 चीजों का ख्याल रखेंगे। टेलीफोन नंबर आपके सामने आ गए हैं, 125-876-699-448 फोन नंबर आपके सामने। कॉल करेंगे आप, अपना नाम, इलाके का नाम जरूर बताइएगा। टीवी की आवाज आप बंद करेंगे, तब जाकर सूरत हाल ये होगी कि आप और हम गुफ्तगू के काबिल होंगे और हम कुछ बात आपकी सुन पाएंगे। पहले कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो हेलो, नाम बताए, कहां से? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
हाँ गवर साहब मालक अल्हम्दुलिल्लाह वनी बस चला देनो सर अरे जो ये के आज सुनती आती जो तुझाती कारोबार हल्ला या कोई चीज मुश्किल आ रहा है हम तो साथ चलिए, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, देखते हैं कौन है और कहां से हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गौर साहब ये तो नौशरा छानपुरा पे अहनस ये जनाब मीटर बिल बाबा शत वन हवा यूनिट क्या क्या न खत आज आम 4,400 रुपये बिल मगर यूनिट हवा यूनिट क्या खतम। अच्छा तो करो इन रबते मकामी रबत कोर अत वन मगर हर ऑफिस मगर योर ऑफिस। चलो सड़ा शुक्रिया इस कॉल करने में। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि बिजली बिलों में ये जो गड़बड़ी हो रही है पिछले कई दिनों से बहुत सारे इलाकों से शिकायत आ रही थी और अब ये श्रीनगर का छानपुरा का बेल्ट है जहां से ये शिकायत आई है। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मोहम्मद यूसुफ बोल रहा हूँ दंदीपुरा कुकरनाग से जी यूसुफ भाई बताएं। गवर साहब अर्ज इस तरह है, पिछली मरतबा ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोल रहे थे मीटर के बारे में सर जी। तो हमारा ये कंडी एरिया जहाँ पे एसटी के लोग रहते हैं जी, जिनको सिर्फ 2 बल्ब चलते हैं 1400-1500 बिजली बिल आती है जी। तो इसके बारे में गवर्नमेंट की अगर पॉलिसी 2 चेंज बल्ब हुई है है तो या 1500 मतलब उनका फ्लैट रेट कर दिया है, कैसे कर दिया या मीटर लगाया वहाँ पे? ऑलरेडी गांव में नहीं फ्लाइट रेट है 1300-1400 रुपए बिल आती है उनकी जी, जिसमें उनको बेचारों को सिर्फ 2 बल्ब जलते हैं, ना कोई हीटर है ना कोई गीजर है उन लोगों को। तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है क्योंकि कंडी एरिया के हैं एसटी लोग हैं तो बहुत मुश्किलात में है। ऊपर से पावर रहता भी नहीं है और बिजली 1200-1300 रुपए बिल मेरे चलिए बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी इशफाक भाई मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आपकी आवाज आ रही है जी सर। जल्दी में मैं कहना चाहता हूं डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, एफएफआरसी, जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स, चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को हिदायत दी गई थी कि जहां जो वहां पे टीचिंग स्टाफ है उनको वापस अपनी जगहों पे लाया जाए और वो अपना काम करें जो जिनके लिए उनको हायर किया जाए जी। किया गया था सरकार ने। एफएफआरसी में टीचर्स का क्या काम है, चीफ एजुकेशन ऑफिस में क्या काम है, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन में क्या काम है। प्रेजेंट डायरेक्टर जे नित्तू साहब बहुत ही ईमानदार आदमी लग रहे हैं, बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उनसे ये सवाल है ये लोग एफएफआरसी में खास तौर पे क्या कर रहे हैं जहां कोई काम नहीं हो रहा, जहां मतलब तबाही मची हुई है पिछले 2 साल से। चलिए बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। डिटैचमेंट के ऑर्डर जारी किया जाए मुतालबा है और मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर यत्तू साहब जो है वो प्रोग्राम को देखते रहते हैं और मुझे उम्मीद है कि कोई हल इसका भी जरूर ढूंढेंगे जी। एक और कॉलर देंगे जी, उसके बाद एक बड़ी खबर आ रही है साउथ कश्मीर से, उस पर भी आना जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सोरा बिलाल कॉलोनी पे अहन हज बनियो यपर कन शेख यह ना ऑलव करान ना क्या करान जन मतलब वन नसफ रोज शेंगसी तो सह तूत ोट समोमुत ये हद कहें तीन बे तिमन गरन गसान अमिस रोपये 10 दिन यपर वनी लेन क्या यथ लैन वन बिलाल कॉलोनी ये 90 फीट रलान। ठीक है सड़ा शुक्रिया कॉल करने बाबत। चलिए जी लास्ट 2 कॉल्स ले लेते हैं जी प्रोग्राम की, उसके बाद एक खबर कुलगाम से आ रही है, एक ऑपरेशन चल रहा है उस पर आना है जी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ गवर साहब जी हम कुलगाम से बोल रहे हैं जनाब मालता पाक। हमने पीएचई में बहुत सारे काम किए हैं सर जी अंडर लैंग्वेज एंड कैपेक्स जी। हमारी पेमेंट नहीं हो रही सर। 2 साल हो गए 3 साल हो गए इन्होंने आज प्रोग्राम उठाया जेसीएम, पता नहीं जेसीएम में कौन सी तबाही में लगाई, हमारी पेमेंट आज तक नहीं हो रही है। अंडर लैंग्वेज डिपॉजिट है बाकी चीजें है, कुछ नहीं हो रहा। गवर्नमेंट बड़े बड़े दावा दे रहे हैं लेकिन पेमेंट हमारी नहीं हो रही। चलिए जी पेमेंट का इशू है, पेमेंट नहीं हो रही, लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स में पैसा फंसा हुआ है। एंटायर जम्मू कश्मीर की सूरत हाल यही है जी। लास्ट कॉल लेते हैं जी फटाफट से। हेलो
हेलो। चलिए शायद राब्ता मुनक़ता हुआ। बड़ी खबर इस वक्त जनूबी कश्मीर के कुलगाम से आपको बताते चले कि जनूबी कश्मीर के कुलगाम से बड़ी खबर, जहां पर फौज की जानिब से एक ऑपरेशन के दौरान एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक हथियार भी बरामद हुआ है। जनूबी कश्मीर के कुलगाम से बड़ी खबर, जहां पर फौज ने एक शख्स को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से एक AK-47 राइफल, 4 AK मैगजीन, 120 जो गोलियां हैं और उसके साथ साथ ही 2 हैंड ग्रेनेड बरामद कर लिए हैं फौज की जानिब से। चिनार कॉर्प्स उन्होंने समाजी राब्ता साइट एक्स पर इस हवाले से जानकारी दी है कि एक मुसद्दिका इत्तला मिली थी और मुसद्दिका इत्तला मिलने पर एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान फौज और पुलिस की जानिब से ठोकर पूरा मोहल्ला कईमू कुलगाम का इलाका, जहां पर फौज की जानिब से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक AK-47 राइफल, 4 मैगजीन, 120 गोलियां, 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। चलिए जनाब, जरा चलते चलते आपको वेदर अपडेट भी बताते चले, जहां पर रात का दर्जा हरारत श्रीनगर के अंदर -4.4 डिग्री रहा है, काजीगुंड के अंदर -6.2, कुपवारा के अंदर -4.6, पहलगाम के अंदर -10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और गुलमर्ग के अंदर -9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ साथ जब आगे बढ़ते हैं तो बात जरा जम्मू की करते हैं, जहां पर दर्जा हरारत रात का 5.5 डिग्री, बानिहाल 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, भद्रवाह के अंदर -0.2, कटरा के अंदर 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और किश्तवाड़ के अंदर 2.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ सांबा की बात करते हैं तो 2.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड, पुंछ 2.8 और फिर लद्दाख की जब आप बात करते हो तो करगिल के अंदर 14.6 डिग्री सेल्सियस, लेह के अंदर 13.3 डिग्री सेल्सियस और द्रास के अंदर -24.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कुल मिलाकर रात किस तरीके से द्रास, लेह और करगिल के अंदर गुजरी है, सर्द तरीन इस वक्त इलाका लद्दाख माना जा रहा है। फिलहाल 10 बज रहे हैं जी, गौर कुछ और मुझे आप देंगे इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह 8:35 पर दोबारा आपके सामने हाजिर खिदमत रहेंगे। आप अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा, लेकिन गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। खबर, तज्जिया और तबसरा बराबर जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक।